मनोविकार, व्यसनमुक्ती, लैंगिक समस्या यावर तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून खात्रीशीर उपचार. माइंड केअर हॉस्पिटल फॉर मेंटल अँड सेक्शुअल हेल्थ, रत्नागिरी, चिपळूण, खेड, लांजा, राजापूर आणि नवी मुंबई इथे सेवा उपलब्ध. संपर्क 830 878 4422. आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है हमें आपकी फिक्र है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम. आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा. ये जो हमारा सेशन है 20th सेशन है जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमोल भूसारे. उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा. सबसे पहले जो इस प्रोग्राम के लिए पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं माइंड केयर मैराथन के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा. ये जो माइंड केयर मैराथन सेशन प्रोग्राम है ये हम अच्छे मानसिक आरोग्य के लिए ले रहे हैं, मानसिक आरोग्य लोगों का सुधारने के लिए ले रहे हैं, उनका मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए ले रहे हैं. ये किन लोगों के लिए? तो ये जो है आम लोगों के लिए है, साइकियाट्रिस्ट के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, काउंसलर, एनजीओ वर्कर्स, स्टूडेंट्स, नर्सेस और जो भी कोई लोग हैं जो जानते हैं कि मेंटल हेल्थ एक इम्पोर्टेंट भाग है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट भाग है, उन सभी के लिए है. इसमें हम 42 मंगलवार को 42 ऑनलाइन लाइव सेशन लेंगे जिसमें कि आपको हमें मार्गदर्शन करेंगे भारत के टॉप 42 मनोविकार तज्ञ. और इसमें हम 42 अलग अलग टॉपिक लेंगे, उसमें से 19 टॉपिक अभी तक हो चुके हैं. ये जो है 20वां सेशन है जो हम आज कंडक्ट कर रहे हैं. जो लोग इससे पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं माइंड केयर मैराथन को, इसके बारे में अपडेट आपको आपके मोबाइल पर डायरेक्टली नहीं आते हैं. अगर आपको डायरेक्टली आना चाहिए ऐसा आपको लगता है तो आप कृपया व्हाट्सएप पे 9503421124 ये नंबर पे मैसेज सेंड कीजिए. 9503421124 ये नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए ताकि आपको ये और ये नंबर सेव रखिए. माइंड केयर मैराथन / आपका नाम भेजिए, आपका ये नंबर सेव हम करेंगे और ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको अटैच कर लेंगे और उसके हिसाब से आपको मैसेजेस आते जाएंगे. दूसरी चीज है कि बहुत बार ऐसे होता है कि टेक्निकल इश्यूज की वजह से, नेटवर्क के इश्यूज की वजह से ब्रॉडकास्ट के थ्रू डायरेक्टली मैसेज आपको नहीं आ पाता है, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम पे लिंक आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप माइंड केयर मैराथन सर्च कर सकते हैं. वहां पे आप अगर जुड़ेंगे तो आपको डायरेक्टली मैसेजेस आ जाएंगे. आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं और अगर किसी कारणवश अगर आप ये लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो कृपया आप बाद में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. थोड़ा सा क्विज कंपटीशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा. ये जो प्रोग्राम है उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम क्विज कंपटीशन भी इस प्रोग्राम में लेते हैं जिसमें कि हम 2 प्रश्न पूछते हैं और जिसमें से 3 विजेता हम निकालते हैं. ये जो प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला जो राउंड होगा वो पहला राउंड खत्म होने के बाद में पहला प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरा जो ऑडियंस राउंड होने के बाद में दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा. इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी है और दोनों के फास्टेस्ट आंसर देना आपके लिए जरूरी है. अगर आप दोनों फास्टेस्ट आंसर देते तो ही इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं. आपको जवाब देने के लिए 9503421124 ये नंबर पे मैसेज करना है, ना कि यहाँ पे चैट बॉक्स में. और जो भी विनर्स रहेंगे उनको माइंड केयर मैराथन की तरफ से माइंड केयर मैराथन का टी-शर्ट भेजा जाएगा, प्लस जो भी माइंड केयर प्रोडक्ट्स है लाइक कंसल्टेशन हो, कोर्सेस हो, वर्कशॉप हो, तो उसको आपको 25% ऑफ मिल सकता है. ये जो हमारे विनर्स है, पिछले बार के विनर है सागर वाघ जो कि वसई से है, पालघर से है, वो पहले विनर थे. दूसरे विनर थे योगेश शिंदे जो कि राजापुर रत्नागिरी से है और तीसरे जो विनर है वो प्रणाली भैसारे वर्धा से है. आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है नर्सेस हो, स्टूडेंट्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो. अगर जिनको भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो सर्टिफिकेट के लिए आपको कृपया व्हाट्सएप पे आपका नाम /सर्टिफिकेट ये मैसेज करना है 8308784422 पे. आप facebook.com mindcare22 से भी आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पे भी आपका ये सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाएगा. तो आज हम चलते हैं, हमारा जो आज का सेशन है जो कि है हमें आपकी फिक्र है,
यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, उसके बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारत के वन ऑफ द टॉप मनोविकार तज्ञ डॉक्टर अमोल भूसारे सर जी। वेलकम भूसारे सर, आई वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। सर ने जीएमसी नांदेड़ यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नांदेड़ यहाँ से एमबीबीएस किया हुआ है, और उन्होंने जो इंडिया का और महाराष्ट्र का टॉप कॉलेज है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज है जेजे हॉस्पिटल मुंबई, यहाँ से उन्होंने डीपीएम किया हुआ है। और सिंस 2008 मतलब 2008 से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यानी कि डीएचएस के साथ जो हमारा गवर्नमेंट पार्ट है हेल्थ का, तो उसमें वो मेडिकल ऑफिसर एज ए ज्वाइन कर रहे थे। और वो फिर जब तक वो साइकेट्री करते तब तक उन्होंने पीएससी में, मदर पीएससी, रूरल हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पे उन्होंने काम किया है। और उसके बाद में जब उन्होंने पास आउट किया 2014 में उन्होंने साइकेट्री पास आउट किया, तो उसके बाद में उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल ठाणे और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। वो करंटली जो है क्लास 1 एज ए क्लास 1 साइकेट्रिस्ट काम करते हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट में। और कोविड पेंडेमिक जो चला था उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया था, बहुत सारे लोगों को मेंटल हेल्थ प्रोवाइड उन्होंने की थी, उनके लिए प्रोग्राम्स किए थे। जो लोग हैं अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किए थे, जो उनके लिए काम कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग देने का काम अमोल सर कर रहे थे। और उन्हें सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन जब उन्होंने किया था तो जेजे हॉस्पिटल के एज अ बेस्ट रेसिडेंट उनको अवार्ड दिया गया था 2014-15 में। तो ऐसे हमारे जो आज के स्पीकर है, अच्छे स्पीकर हमें यहाँ पे प्राप्त हुए, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। और सर आज का जो प्रोग्राम है वो 2 पार्ट्स में होगा, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे पार्ट में हम ऑडियंस क्वेश्चन लेंगे, जहाँ पे ऑडियंस आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है और आप उन्हें रिप्लाई कर सकते हैं। सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो सेशन है, मतलब जो मैराथन के सेशन होते हैं यूजुअली हम हिंदी में कंडक्ट करते हैं, लेकिन अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को कुछ पूछना हो, तो आप मराठी में भी पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, इन 3 लैंग्वेज का आप क्वेश्चन पूछने के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम चालू करेंगे आज का सेशन। वेलकम सर, नाइस टू सी यू हियर। आज का हमारा जो सेशन है जिसका नाम है हमें आपकी फिक्र है, मतलब गवर्नमेंट को जनता की, पब्लिक की, आम पब्लिक की फिक्र है। और इसी के लिए गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम्स रन करती है, अलग अलग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। उसमें से जो एक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है जो है डीएमएचपी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। तो शुरू में मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है? थैंक यू सर। सबसे पहले तो आपका और माइंड केयर जो मैराथन है उसमें मुझे यहाँ पे बात करने के लिए आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया है उसके लिए आपका शतशः धन्यवाद। जो आपने देखा होगा सर कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हमें आपकी फिक्र है, जो आपने आज का टॉपिक बहुत ही इनोवेटिव निकाला है सर। सच में गवर्नमेंट को सबकी फिक्र है। आपने देखा होगा कि मैं डीएचएस में काम करता हूँ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज। आपने यहाँ पे हेल्थ मतलब हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हेल्थ के सेक्टर्स कौन से, ये किसी को नहीं पता होता है। जैसे कि हेल्थ के 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है डीएचएस जिसको बोलते हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज, और दूसरा होता है डीएमईआर, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, जहाँ पे आप लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। तो डीएचएस के अंतर्गत अपने यहाँ पे डीएमएचपी नाम का प्रोग्राम रन होता है। तो डीएमएचपी मीन्स डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। इसका ही मतलब है जिला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम। जिला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम जो है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने यहाँ पे रन होता है। आपने देखा होगा सर, आपने गवर्नमेंट के प्रोग्राम अगर किसी ने बोला होगा तो पोलियो का प्रोग्राम, मलेरिया का प्रोग्राम, लेप्रेसी का प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम के अंदर क्या आता है कि नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम। तो फिर इसको नेशनल मेंटल इरेडिकेशन प्रोग्राम क्यों नहीं नाम दिया? ये ऐसा भी क्वेश्चन मन में आ सकता है। ये अकेला ऐसा प्रोग्राम है सर। ज्यादातर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है सिर्फ कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब इन्फेक्शन पे या मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ पे ही काम करती है, ऐसी लोगों की धारणा होती है। लेकिन एक पहला ये ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। ये प्रोग्राम है जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में फर्स्ट प्रोग्राम है। ये मुझे अच्छे से मतलब मैं प्राउडली बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में जो पहला प्रोग्राम स्टार्ट किया था
उसका नाम था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जिला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम। ओके सर। हाँ, तो थोड़ा सा मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। आप जो बता रहे थे कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था, तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हुआ, तो एग्जैक्टली इसका हिस्ट्री क्या है, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई? सर इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि देखो, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ एक्ट, आपको पता है कि अभी रिसेंटली नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो मेंटल हेल्थ एक्ट था 1987 में। उसके भी पहले 1981 में बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में निमांस बोल के जो इंस्टीट्यूट है, वहां पे उन्होंने ये प्रोग्राम रन किया पायलट बेसिस पे। 3 साल वहां पे अच्छे से रन करने के बाद उनको उसके अच्छे रिजल्ट आए। तब जाके गवर्नमेंट ने सोचा कि हाँ भाई, हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होती है, उसके साथ मानसिक, शारीरिक के साथ मानसिक और सामाजिक हेल्थ भी लोगों की इंपॉर्टेंट होती है। तो वो अच्छे से हैंडल करने के लिए 1981 में ही बेल्लारी में चालू हुआ। उसके बाद जब ये स्टार्टिंग में पायलट में एक जगह पे चालू हुआ, तो 84 में लगभग 30-37 डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में चालू हुआ। और मैं प्राउडली बताना चाहूंगा सर कि अपने महाराष्ट्र में जहां पे मेरी पोस्टिंग थी, सिविल हॉस्पिटल अलीबाग रायगढ़, वहां पे पायलट प्रोजेक्ट बोल के रायगढ़ में पहले रन किया गया। और अभी पिछले 2-3 साल से, कोविड के पहले से ही, अपने पूरे महाराष्ट्र के 36 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम फुल्ली रन हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे रत्नागिरी में भी देखता हूँ, यहाँ पे भी डीएमएचपी बहुत एक्टिव है, बहुत सारे प्रोग्राम करता है। जैसे ठाणे में भी मैंने देखा है, वहाँ के भी बहुत एक्टिवली, मतलब बहुत जगह पे करते होंगे, मुझे जो मालूम है वो बहुत बता रहा हूँ, और बहुत इफेक्टिव वो रहता है। तो इसी के साथ में थोड़ा सा हम आगे जाएंगे कि फिलहाल इसकी कंडीशन क्या है, कि महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट्स में रन किया जाता है, और थोड़ा सा अभी फिलहाल क्या सिचुएशन? सर फिलहाल ऐसी सिचुएशन है कि टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट में जिला मानसिक आरोग्य कार्यक्रम अच्छे से रन हो रहा है। और जो पूरे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे डेली का इनका ओपीडी निकलता है, स्टाफ भी फुलफिल है हर जगह। पहले ऐसा था कि इंडिया में ही साइकेट्रिस्ट की संख्या कम है। आप जानते हो कि इंडिया में लगभग 15,000 तक ही मैक्सिमम साइकेट्रिस्ट होंगे। 150 करोड़ के लोक संख्या में अगर 15,000 तक साइकेट्रिस्ट होंगे, और उतने में भी गवर्नमेंट में कितने लोग आएंगे? गवर्नमेंट में तो बाकी सब प्रॉब्लम तो होती ही है, सैलरी, वो सब चीजें सोच के लोग आते नहीं है। लेकिन आज प्राउडली बताना चाहूंगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, और ये अभी अच्छे से रन हो रहा है। इसकी सिचुएशन ऐसे है कि अपने यहाँ पे जो काम होता है उसके बारे में वो आपको मैं आगे इसमें बताऊँ। डेफिनेटली। तो इसी को हम आगे लेके जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या, मतलब यहाँ पे हमारे बहुत सारे दर्शक है जो मेंटल हेल्थ में इंटरेस्टेड है या फिर प्राइवेट फील्ड में काम करते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि उनको पेशेंट को रेफर करना होता है, या फिर जो कॉमन पब्लिक भी है जिनको पता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं इस एरिया में, इस सेक्टर में। तो मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि एग्जैक्टली क्या सर्विसेज इस डीएमएचपी के अंतर्गत अवेलेबल है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सर देखो, कोई भी प्रोग्राम जब होता है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ एम होता है। गवर्नमेंट का इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों के अपने यहाँ साइकेट्री के जो डिसीजेस है, देखो बाकी जैसे मैंने बताया कि पहले बताया कि कम्युनिकेबल डिसीज में एक डिसीज लेके आपने ट्रीटमेंट किया था, मलेरिया, लेप्रेसी, एक सिंगल डिसीज है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहां पे बंडल ऑफ डिसीजेस है, जैसे कि सिजोफ्रेनिया हो गया, ओसीडी हो गया, एंजाइटी हो गया, सब्सटेंस यूज हो गया, जीरेट्रिक पॉपुलेशन की डिसीजेस हो गए, छोटे बच्चों की बीमारियां हो गई। ये सब बंडल ऑफ डिसीजेस जो है, उसके सब डिसीजेस के लिए एक प्रोग्राम रन होता है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम रन होता है, इसके अंतर्गत अपन अलग अलग तरह की सुविधाएं देते हैं। जैसे कि अपने को पता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे साइकेट्री के अंदर, तो जो है ट्रीटमेंट गैप है। ट्रीटमेंट गैप मतलब मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट गैप मतलब अगर 100 लोगों को बीमारी है तो उसमें से सिर्फ 25 लोग ट्रीटमेंट के लिए जा पाते हैं, और 75 लोग ट्रीटमेंट से वंचित होते हैं। ये 75 लोग ट्रीटमेंट से वंचित होने के कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो आप लोग बोलते हैं स्टिग्मा, साइकेट्री का स्टिग्मा है। और उसकी वजह से मतलब एक स्टिग्मा को हिंदी में क्या बोल सकते हैं सर? मतलब एक प्रकार का कुछ तो उनको एक ऐसा ये है कि कलंक है, मुझे बीमारी है तो एक प्रकार का कलंक, ऐसा सोच के लोग नहीं जाते। लेकिन स्टिग्मा वन ऑफ द कॉज है। लेकिन दूसरा एक चीज ऐसा है कि इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पे मिलती है, कौन इसका ट्रीटमेंट करता है, क्या नहीं। इसलिए लोग जो भोंदू बाबा है या जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के काम करते हैं, वहां पे जाके ट्रीटमेंट लेते हैं। तो ये सबसे पहले दूर करना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है ट्रीटमेंट गैप फुलफिल करने के लिए, ये अभी इस मतलब पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छे से डीएमएचपी प्रोग्राम रन कर रहा है। दूसरी एक चीज कि इसको ओपीडी बेसिस का जो सर्विसेज है,
पेशेंट को ओपीडी को जाना है तो समझो अभी कोविड के दौरान आपने देखा सर कि कोविड के दौरान सब चीजें बंद थी, तो ये लोग ओपीडी के लिए कहाँ पे आएंगे? आज अगर आपने देखा, मैं ठाणे में रह रहा हूँ, मेट्रो सिटी की जो साइकेट्रिस्ट की संख्या है लगभग यहाँ पे 100 के ऊपर साइकेट्रिस्ट है। लेकिन इसके पहले जब मैं रायगढ़ में था तो वहां पे सिर्फ हम 3 साइकेट्रिस्ट थे, उसमें 2 साइकेट्रिस्ट गवर्नमेंट में और 1 साइकेट्रिस्ट प्राइवेट में था। तो लोग वहां पे ट्रीटमेंट कैसे लेंगे? तो अगर लोगों को पता चलेगा कि गवर्नमेंट में साइकेट्रिस्ट है और वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट मिलता है तो लोग वहां पे अप्रोच कर सकते हैं। इसलिए ओपीडी सर्विसेज चलते हैं। जितने भी 36 हॉस्पिटल से आपने वहां पे 10 बेड रिजर्व किया है, इसलिए कि साइकेट्री के पेशेंट्स के लिए। आईपीडी जो रहता है, जिस पेशेंट्स को कुछ कम ड्यूरेशन के लिए लगभग 10 दिन के लिए एडमिशन लग सकता है, ऐसे पेशेंट्स के लिए, जैसे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन हो गया, डी एडिक्शन हो गया, या शॉर्ट एपिसोड हो गया साइकोटिक, माइक्रोसाइकोटिक एपिसोड, एक्यूट डिप साइकोसिस, ऐसे पेशेंट्स को या पोस्टमार्टम साइकोसिस के पेशेंट को एडमिट करने की भी सुविधा है, ओपीडी आईपीडी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा इश्यू आता है डॉक्टर कंसल्टेशन फ्री हो गया लेकिन गोली दवा नहीं मिलता है। गोली दवा जो है वो फ्री में नहीं मिलेगा, या गोली दवा बहुत महंगी रहती है, या ऐसे लोगों के मन में सोच विचार आते हैं। तो ये जो गोली दवा है, एक तो गोली दवा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कोई देता नहीं है, मेडिकल पे अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन मैं प्राउडली बताना चाहता हूँ कि जितने भी साइकोट्रोपिक इसेंशियल ड्रग्स है वो हर सिविल हॉस्पिटल के अंतर्गत, डीएमएचपी के अंतर्गत फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिलते हैं, अगर उसकी जरूरत है, डॉक्टर अगर उसको प्रिस्क्राइब करता है तो। ओपीडी सर्विसेज, आईपीडी सर्विसेज और पेशेंट का जो ट्रैवल ड्यूरेशन है वो कम करने के लिए यहाँ तक ओपीडी सर्विसेज सिर्फ जिले तक सीमित नहीं करके और भी पीछे लेके गए हैं। आगे इसमें बताऊंगा। डेफिनेटली जो पॉइंट आपने लास्ट में बताया था, डेफिनेटली वो डिफर करता है, क्योंकि मैं भी जब मेंटल हॉस्पिटल में काम करता था लोगों को सांगली, कोल्हापुर या फिर सिंधुदुर्ग से आना पड़ता था। जब से डीएमएचपी चालू हुआ है तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट मिलने लगा, वहां पे मेडिकेशंस मिलने लगे और लोगों को यहाँ तक मतलब रत्नागिरी तक ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। या फिर वो जो मेडिकेशन, जैसे आपने बताया कि ट्रैवल कॉस्ट और ट्रैवल टाइम वो उसमें कम हो जाता है और इजीली उनको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें थोड़े से मैंने कुछ नाम भी सुने, जैसे आपने अलग अलग बताए, उसमें दो एक नाम मैंने सुना था मेमोरी क्लिनिक। तो वो मेमोरी क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को पता चले, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा एग्जैक्टली क्या होता है मेमोरी क्लिनिक और उसमें क्या। सर सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मैंने बताया कि डीएमएचपी बंडल ऑफ डिसीजेस के लिए बनाया गया है प्रोग्राम, सिर्फ सिंगल डिसीज के लिए नहीं। अपने को पता है कि देखो सर, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि खुद को मनोविकार तज्ञ है, लेकिन हम लोग जो है डीएचएस के लोग, या आप हर कोई डॉक्टर, छोटे बच्चे का भी डॉक्टर रहेगा पेडियाट्रिशियन, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बाल रोग तज्ञ। लेकिन कुछ बार मम्मी लेके जाती है बच्चे को उसके पास और बोलते खाना नहीं खा रहा है, बीमार तो नहीं है लेकिन बाल रोग तज्ञ के पास गया तो उसको रोग कौन सा हुआ, तो उसको अपन बाल आरोग्य तज्ञ बोल सकते हैं। तो वैसे ही डीएमएचपी के जो साइकेट्रिस्ट है, कोई भी साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने खुद को मनोविकास तज्ञ अगर बोलना चालू किया, तब जाके मेमोरी क्लिनिक को अपने को अर्थ समझ में आएगा। मेमोरी क्लिनिक मतलब क्या है, जैसे कि ओल्ड एज बढ़ता है, जैसे कि हमारे अपने इधर बोलता है कि बुढ़ापा आ गया, सटिया गया, या साठी बुद्धि नाठी, ऐसी जो चीजें बोलते हैं। तो जैसे कि जीरियाट्रिक एज में क्या हो जाता है, धीरे धीरे अपने यहाँ पे स्मृति भ्रंश होने लगता है, जिसको स्मृति भ्रंश की जगह अल्जाइमर्स बहुत इजीली लोगों को समझ में आएगा, भुलक्कड़पना आ जाता है, डे टू डे लाइफ की चीजें भूल जाते हैं। तो ये जो चीजें, इसके लिए क्यूर नहीं है, अगर एक बार डिसीज बढ़ गया तो उसके लिए क्यूर नहीं है, लेकिन उसके लिए केयर है। तो ये केयर क्या करना है, तो जैसे अपने को पता है कि किसी को डायबिटीज होगा तो हर 6 महीने बाद उसका चश्मा चेक करना है। तो हर 60 ईयर्स के बाद, जब 60 ईयर्स जो ज्येष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने हर 6 महीने बाद जाके अपना मेमोरी क्लिनिक में जाके अपना मेमोरी चेक करना चाहिए। तो ये मेमोरी चेक करने की बहुत आसान सी पद्धत है, और हमारे डीएमएचपी के अंतर्गत जो स्टाफ फुलफिल पैटर्न है, साइकोलॉजिस्ट, वो वहां पे एक एमएमएससी बोल के टेस्ट करते हैं और साइकेट्रिस्ट उनको इवेलुएट करते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पेशेंट को, या सॉरी उसको पेशेंट नहीं बोलेंगे, जो भी आदमी आया है उसको, अगर वो अल्जाइमर्स की तरफ जा रहा है, उसको बढ़ रहा है, तो उसको केयर कैसी करनी है, वो सब चीजें उनको बताई जाती है। एक बार उनका फैमिली सेशन लिया जाता है, और जो बारीक सारीक चीजें होती है, जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया, जिसको बोलते हैं स्मृति भ्रंश, उस बीमारी के बारे में क्लिनिक रन किया जाता है, हफ्ते में एक बार रन किया जाता है। और मैं खास तौर से बोलना चाहूंगा सर कि जो दवाई है स्मृति भ्रंश के लिए, उसको क्यूर के लिए नहीं है, लेकिन उसका प्रोग्रेशन हॉल्ट करने के लिए जो दवाई है, जो आगे जाके जो प्रोग्रेस जल्दी ना हो, उसके लिए दवाई बहुत महंगी है, लेकिन गवर्नमेंट के अंतर्गत वो दवाई फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को मिलती है, लेकिन लोगों को ये चीज पता नहीं होती है। तो ये मेमोरी क्लिनिक ऐसा है। और ये जो दूसरा एक उसमें होता है, आई थिंक मनशक्ति क्लिनिक, तो मनशक्ति क्या क्या करते हैं सर? एक्चुअल डीएमएचपी के अंतर्गत जो मैं ऐसे बताया कि अपने यहाँ पे ये होता है कि मेमोरी क्लिनिक के बारे में बताया। मनशक्ति क्लिनिक ये रिसेंट कंसेप्ट है, 2-3 साल से आया हुआ है,
डीएमएचपी क्या आपने देखा सर कि जैसे कि महाराष्ट्र के अंतर्गत 4 मेंटल हॉस्पिटल्स है, जो रीजनल मेंटल हॉस्पिटल है, और एक 5वां बढ़ गया जालना का, ठाणे, पुणे, रत्नागिरी, नागपुर और जालना। यहाँ पे लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के पेशेंट्स की केयर होती है। लेकिन ये थोड़ा डिसेंट्रलाइज करने के लिए गवर्नमेंट में डीएमएचपी किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करने के बाद तालुक लेवल पे या तालुका लेवल पे आउटरीच ओपीडी निकालना चालू किया। आउटरीच ओपीडी वहां पे चालू किया, लेकिन वहां से भी पेशेंट को आना जाना कम हो, उनका ट्रैवल ड्यूरेशन कम हो, क्योंकि कुछ कुछ पीएससी बहुत ही इंटीरियर है और वहां से पेशेंट तालुका लेवल पे आने तक नहीं राजी होते हैं, और यहाँ पे पेशेंट भी रेडी नहीं होते आने के लिए, और एक ही डेट दिया हुआ रहता है, तो उस डेट के दिन उसको टाइम मिलना चाहिए। तो इसके लिए डिसेंट्रलाइज और करने के लिए पीएससी लेवल पे हम लोगों ने मनशक्ति क्लिनिक चालू किया है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो मनशक्ति क्लिनिक के अंतर्गत सबसे पहले जो भी मेडिकल ऑफिसर है उनको हम ट्रेन करते हैं। ट्रेन किसके लिए, तो एक्यूट साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। कुछ पेशेंट जैसे वायलेंट पेशेंट है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है, तो उस टाइम पे एक्यूट ट्रीटमेंट क्या करना है और पेशेंट को कैसे संभालना है और वहां से कैसे रेफर करना है। पेशेंट वहां से रेफर आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पे डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देगा, समझो शॉर्ट टाइम आईपीडी लगेगी तो वो चालू करेगा, अगर वो नहीं हो रहा है तो वहां से रीजनल लेवल पे रेफर करेगा। जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो साइकेट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कॉम्प्लायंस का, ड्रग कॉम्प्लायंस। ड्रग कॉम्प्लायंस का प्रॉब्लम मतलब कि अभी मैं ठीक हो गया हूं, मैं गोली दवा नहीं खाऊंगा, ऐसा बहुत बार पेशेंट बोलते हैं, अभी मैं ठीक हो गया, मैं गोली दवा नहीं खाऊंगा। ये जो गोली दवा नहीं खाने का एटीट्यूड है, उनको ऐसा लगता है कि अभी ठीक हो गया, 100% वो ठीक है, लेकिन वो ठीक क्यों है, गोली दवा की वजह से। जैसे कि अपना चश्मा है, चश्मा लगा दिया तो अच्छे से दिख रहा है, चश्मा निकाल दिया तो दिखेगा नहीं, लेकिन ये चीज पेशेंट को समझता नहीं है। तो पेशेंट क्या करता है कि हम गोली नहीं खा रहे तो भी ठीक है, लेकिन जब भी इसको बोलते हैं नॉन कॉम्प्लायंस, ये नॉन कॉम्प्लायंस पेशेंट का बढ़ने की वजह से ट्रीटमेंट गैप और बढ़ रहा था। तो ये नॉन कॉम्प्लायंस कम करने के लिए जो फॉलोअप के पेशेंट है उनको पीएससी लेवल पे ही दवाई मिलने की जो कोशिश किया है, उसको मनशक्ति क्लिनिक बोलते हैं। दूसरी चीज, अगर पीएससी लेवल पे जो डे टू डे लाइफ के ओपीडी के पेशेंट आते हैं, वहां पे वो स्क्रीन कर सकते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अल्कोहल एडिक्शन, दारू का जो व्यसन बोलते हैं, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अपने यहाँ पे। सीधा सिंपल सा केज क्वेश्चनर है अपने अल्कोहल का, वो पीएससी के एमओ को सिखा दिया तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। उनके अंदर एक प्रकार का ये कर सकते हैं कि भाई तुम एडिक्शन की तरफ जा रहे हो और तुम्हें ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। तो ये सब चीजें करने के लिए मनशक्ति क्लिनिक की स्थापना की गई है और वो बहुत अच्छे से रन हो रहा है। अभी इनिशियल फेज में है, लेकिन अभी धीरे धीरे उसका फॉलोअप भी लेना बढ़ चुका है और पेशेंट को ओपीडी भी बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छे से काम चल रहा है सर मनशक्ति क्लिनिक का। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। और एक हम कोरोना के बाद में देख रहे हैं कि एक थोड़ा सा एक क्या बोलेंगे कि ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसी चीज हमें उपलब्ध हुई है, टेली कंसल्टेशन जैसे लीगल भी हो चुकी है और उसका यूज हम कर सकते। तो क्या इसका भी कोई डीएमएचपी में रोल है या फिर इसका यूज किया जा रहा है हाल ही में कुछ? डेफिनेटली सर, टेली कंसल्टेशन के लिए अपने यहाँ पे कोरोना के टाइम पे ही शुरू किया है ई संजीवनी ओपीडी। अपने यहाँ पे लोगों को देखेंगे तो प्रैक्टो ऐप पता है या जो भी ऑनलाइन कंसल्टेशन के ऐप सब पता है, लेकिन गवर्नमेंट का हमें आपकी फिक्र है, गवर्नमेंट को आपकी फिक्र है। ई संजीवनी नाम का एक गवर्नमेंट का ऐप है जहाँ पे डेली सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हर स्पेशलिस्ट के डॉक्टर बैठे होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, उसके अंदर अपना फोन नंबर डालना है, आप चाहे तो वीडियो कॉल से कर सकते हो या सिर्फ चैटिंग से कर सकते हो या वॉइस कॉल के थ्रू अपना कंसल्टेशन कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपका जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हमारे जहाँ पे हमारे सीएचओ है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनके पास आप जा सकते हो। उनके पास से अगर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे आज साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, और वहां से वो आपको कंसल्ट करके देंगे और आपका एक प्रकार का दोनों में का मीडिएटर बोल के आपकी ट्रीटमेंट के लिए सहायता कर सकते हैं। ये तो ई संजीवनी ओपीडी हर डिसीज के लिए है, ना कि सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए। और अभी रिसेंटली अपने यहाँ पे जैसे आपको पता है सर कि सुसाइड का प्रॉब्लम बहुत ही बढ़ रहा है, तो ये इसके लिए सुसाइड का प्रॉब्लम और मेंटल हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स है, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, लोग आके ओपनली बोलते नहीं, तो इसके लिए टेली मानस बोल के एक नया अभी सॉफ्टवेयर अभी अपने महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो ठाणे और औरंगाबाद ऐसे 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर में भी वो धीरे धीरे फैल जाएगा सर। डेफिनेटली। हाँ, आप जब बात कर रहे थे तो आपने बहुत सारे वर्कर्स का नाम लिया, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। तो एग्जैक्टली कौन कौन इस डीएमएचपी का पार्ट होता है या फिर डीएमएचपी में कौन कौन काम करते हैं इसमें? अच्छा, डीएमएचपी के अंतर्गत सबसे पहले होता है नोडल ऑफिसर। वो नोडल ऑफिसर जरूरी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट ही हो, अगर साइकेट्रिस्ट होगा तो वो गवर्नमेंट का होगा क्लास 1 साइकेट्रिस्ट, या नहीं तो फिर वहां का सीएस, केसीएस या जो कोई भी बड़ा पदाधिकारी वो उसका नोडल ऑफिसर होगा। और उसके अंतर्गत जो डीएमएचपी का टीम है, तो एक साइकेट्रिस्ट है सबसे बड़ा, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट है,
साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट का काम ओपीडी निकालना, आईपीडी निकालना, इन सब पे सही नियंत्रण रखना। साइकोलॉजिस्ट जो है वो साइकेट्रिस्ट को हेल्प करता है हर एक चीज में, जैसे कि अपने यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन होता है तो उनका आईक्यू टेस्टिंग करना, या कुछ पेशेंट को काउंसलिंग की जरूरत होती है, या सीबीटी कुछ थेरेपीज लगते हैं, वो सब चीजें करने का काम साइकोलॉजिस्ट करता है। साइकेट्रिक नर्स होती है अपने यहाँ पे, जो साइकेट्रिक नर्स आने वाले पेशेंट का अच्छे से हिस्ट्री लेना, उनको गोली दवा समझा के देना। अपने यहाँ पे फार्मासिस्ट नहीं है डीएमएचपी टीम में, तो साइकेट्रिक नर्स ही वो गोली दवा अच्छे से समझाती है, क्योंकि अपने पेशेंट लोगों को अगर देखो कितना अच्छे से ट्रीट किया और कितना अच्छे से हिस्ट्री लिया, उससे पेशेंट ठीक नहीं होगा, लेकिन पेशेंट घर पे जाके गोली दवा बराबर से खाना जरूरी है। और किसी भी डॉक्टर के पास जाके गोली दवा दिखाएगा तो नींद का गोली है, खाना खाने के पहले खा लिया, तो उनको इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट ही पहले दिखते हैं। तो ये अच्छे से काम साइकेट्रिक नर्स करती है। उसके बाद होता है कम्युनिटी नर्स। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो हॉस्पिटल में इतना सब सुविधा देने के बाद भी आते नहीं है, तो उनका कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि जीरियाट्रिक पेशेंट्स है, डिमेंशिया के है, कैकेक्सिक है, घर पे ही पड़े हैं, उनको ला नहीं सकते हैं, एम्बुलेंस में भी नहीं आ सकते, इंटेलेक्चुअली डिसेबल चाइल्ड है, सेरेब्रल पाल्सी है, ऐसे टाइम पे हमारी कम्युनिटी नर्स होम विजिट तक देते हैं। दूसरी चीज, हम जब कम्युनिटी में जाके जो काम करते हैं अवेयरनेस के प्रोग्राम, उन सबका अरेंजमेंट करना, ये करना कम्युनिटी नर्स करती है। सर मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, मैं जब अलीबाग में था तब मेरी कम्युनिटी नर्स कोविड के टाइम पे प्रेग्नेंट थी और कम्युनिटी में जाके काम करना था। तो उस टाइम हमने उसको क्या किया था, तो हमने उसको फर्स्ट वेव में जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के रिलेटिव है उनको सबको फोन करके आप सब ठीक हो क्या, ये हो क्या, ओपीडी में बैठ के वो वहां से काम करती थी। लेकिन उसका जो जज्बा था कम्युनिटी में काम करने का, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से उन्होंने काम किया था। तो ऐसा कम्युनिटी नर्स का काम है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर है। साइकेट्रिक सोशल वर्कर का काम जो रोड पे इधर उधर आपने को दिखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिसको डेस्टिट्यूट बोलते हैं अपन, ऐसे सब पेशेंट को ये करना है, वहां से सिविल हॉस्पिटल से मेंटल हॉस्पिटल तक भर्ती करना है, वहां से रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ अगर ओल्ड एज होम से ये तो वो सब चीजें करनी है, पेशेंट के रिश्तेदारों का पता ढूंढना है, पुलिस केसेस है, ये सब चीजों में साइकेट्रिक सोशल वर्कर हेल्प करता है। और इन सब लोगों का साथ एक केस रजिस्ट्री असिस्टेंट होता है। जो केस रजिस्ट्री असिस्टेंट होता है वो जो है वो हमारे जो सर्टिफिकेशन है या सब चीजें डाटा रिकॉर्ड करना या डाटा सब सेव करना कंप्यूटर, वो काम करता है। और एक क्लर्क होता है जो सबका पेमेंट निकालता है। डेफिनेटली वो जरूरी है। हमको डीएमएचपी के अंतर्गत गवर्नमेंट में जैसे सबकी फिक्र है, हमारी टीम की भी फिक्र है गवर्नमेंट को, हमको गाड़ी भी दिया है तो ड्राइवर भी हमारी टीम का हिस्सा है। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लोगों को मतलब एक्सेप्टेंस जो है, जब लोग मेंटल हॉस्पिटल में जाना है बोलते थे थोड़ा सा हिचकते तो ट्रीटमेंट लेने में, तो अभी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिल रहा है, घर पे मिल रहा है, तो और मतलब वो कम्युनिटी में जाकर अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ से हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा आपकी जो थ्रू आउट द महाराष्ट्र डीएमएचपी की टीम है, उन सभी को मैं हैट्स ऑफ कहना चाहूंगा। आप जो काम कर रहे हो बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ में थोड़ा सा आपने आप ये जो बताया कि बीमारियों के बारे में बताया, बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में बताया, क्या अवेयरनेस का जो आप जो काम कर रहे थे, तो अवेयरनेस में क्या क्या एग्जैक्टली किया जाता है, अवेयरनेस में क्या क्या काम किया जाता है? अवेयरनेस में सर सी अपने यहाँ पे अवेयरनेस करना है। अपने यहाँ पे होता है कि कोई भी मेंटल, जैसे हेल्थ कैलेंडर बोलते हैं, कैलेंडर है, दिवाली है, दसरा है, वैसे अपना हेल्थ कैलेंडर होता है। जैसे रिसेंटली 10 अक्टूबर कल ही अपना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था, एक 1 अक्टूबर को अपना जो इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे था। ये सब डेज रहते हैं, सिर्फ कागजों पे रहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत अवेयरनेस के टाइम पे हमको पब्लिक में जाके ये चीजें बतानी है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, और जो हर साल की थीम होती है वो थीम से रिलेटेड लेके उसमें जन जागरूकता और जागृति का काम करते हैं। अगर एक बार लोग जागरूक हो जाएंगे तो धीरे धीरे इसका स्टिग्मा भी कम हो जाएगा और लोगों को जो ट्रीटमेंट गैप है, कॉम्प्लायंस का जो प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम भी अपने सॉल्व हो जाएंगे। तो अवेयरनेस में हमको बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं। जैसे जैसे लायजन रखना पड़ता है, न्याय विधि प्राधिकरण बोल के एक अपना कोर्ट का संस्था है, वो भी हमारे साथ हमेशा हेल्प करती है। कुछ चीजें हैं गवर्नमेंट की जो थोड़ा सा अपन बोलेंगे कि अलग है, जैसे कि जेल है, जो जेल की तरफ कोई आरोग्य उनके देखते हैं, उनका रेगुलर चेकअप होता है, लेकिन उनका भी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार हम लोग जाके जेल के कैदी लोगों का भी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम लोग जागरूकता रखते हैं। कुछ चीजें होती है, बेगर होम्स है, ओल्ड एज होम्स है, गवर्नमेंट के आश्रम शालाज है, वो भी हम लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि स्कूल मेंटल हेल्थ अपने यहाँ पे आरबीएस के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण योजना बोल के उसके अंतर्गत जो अपने यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है, वो भी एक अलग से प्रोग्राम है छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। तो उनके अंतर्गत जाके हम लोग उनको पहले सेंसिटाइज करते हैं, वो डॉक्टर लोगों को साइकेट्री के बारे में, और टीचर्स लोगों को भी हम सेंसिटाइज करते हैं ताकि छोटे बच्चे के प्रॉब्लम अर्ली अपने को डिटेक्ट हो पाए। अगर नहीं हो पा रहे तो उनके हिसाब से अपन ऑटिज्म है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है,
ऐसे प्रॉब्लम्स अगर सॉर्ट आउट हो रहे हैं जल्दी अर्ली में, तो उनको सर्टिफिकेशन दे सकते हैं और उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। तो अवेयरनेस से बहुत सारे फायदे होते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा एक काम है, क्योंकि वो जरूरी है। जब तक स्टिग्मा कम नहीं होगा, जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे कि इसके लिए ट्रीटमेंट है, क्या है, कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली वो आप जो कर रहे हैं उतना फिर फायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप बात कर रहे थे उस बारे में, उस दरमियान आपने सर्टिफिकेशन, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का नाम लिया, तो एग्जैक्टली क्या होता है, किस लिए होता है, और इसमें आप एग्जैक्टली क्या करते हैं? सर सबसे बड़ी बात तो गवर्नमेंट के डॉक्टर मतलब ट्रीटमेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। गवर्नमेंट के डॉक्टर के पास आते हो तो सर्टिफिकेट ही चाहिए, ऐसे लोगों का रहता है। तो जो गवर्नमेंट के पास आते हो तो सर्टिफिकेट के टाइम पे आते हैं। सर्टिफिकेट मतलब क्या है सर, कि आपने यहाँ पे एक कायदा था कि पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 का, उसके अंतर्गत 7 बीमारियां थे जिनको हम लोग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते थे। इसको हम हिंदी में दिव्यांग बोलते हैं, अपंगत्व जो मराठी में बोलते हैं, ऐसे सर्टिफिकेशन देते हैं। लेकिन 2016 में यही बीमारियां बढ़ के 21 बीमारियां हो गई। उसके अंतर्गत साइकेट्री की 5 बीमारियां हैं, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन पहले बोलते थे, लेकिन रिटार्डेशन बोलेगा, मेंटल बोलेगा कोई तो उसके स्टिग्मा आता है, कलंक जैसा लगता है, इसलिए उसका नाम चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किया है। सेकंड चीज, अपने यहाँ पे ऑटिज्म, जैसे आप लोगों ने सबने माय नेम इज खान पिक्चर देखा होगा, उसके अंतर्गत जो शाहरुख खान को बीमारी है वो भी एक सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आती है। उसके बाद अपने यहाँ पे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तारे जमीन पर का जो बच्चा है उसको जो रहती है कि स्कूल पढ़ाई में सब जगह ठीक है लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में वो वीक है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, तो उसके लिए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेशन अपन लोग देते हैं। और सेरेब्रल पाल्सी, जैसे मैंने बताया कि जो बच्चे पैदा होते हैं जिनके दिमाग को ऑक्सीजन की कमतरता होने की वजह से, डाउन सिंड्रोम, वो सब चीजों की वजह से जो सर्टिफिकेशन है वो सर्टिफिकेशन अपन यहाँ पे करते हैं। ये सर्टिफिकेशन करने के लिए फिक्स एक वार होता है, बुधवार का वार। बहुत बार जगह हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वार दिए हैं, लेकिन रायगढ़ में हमारा बुधवार था, अभी मैं पालघर में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे सोमवार के दिन हम लोग देते हैं सर्टिफिकेशन। तो थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छा है, मुझे लगता है ये है कि दिव्यांग लोगों को आप सर्विस दे रहे हैं, उनको सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। और मैं जहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे रत्नागिरी में भी हम जब थे और अभी भी जो फिलहाल है कि तहसील प्लेस पे, मतलब तालुका प्लेस पे जाके भी उनका, क्योंकि वहाँ पे उनको आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे जाके भी आप उसमें सर्विसेज देते हैं, या फिर वहाँ पे जाकर आप जो सर्विस दे रहे हैं वो बहुत बड़ी है। तो थोड़ा सा अगर इसमें से कोई हमारे जो सोशल वर्कर हो या फिर डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, जो दिव्यांग व्यक्तियों के साथ में काम करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए ये प्रोसीजर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है उसमें? मुझे लगता है यूडीआईडी समथिंग होता है, तो हाँ। वो अभी मैं भूल गया हूँ, बहुत दिनों से काम बताता किया हूँ। इसमें करा। तो पहले ऐसा था कि पहले एसएडीएम था, सॉफ्टवेयर असेसमेंट डिसेबिलिटी महाराष्ट्र, जो सर्टिफिकेट था वो सिर्फ महाराष्ट्र के अंतर्गत चलता था। लेकिन अभी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी नंबर जो दिया यूडीआईडी, वो ऑल ओवर इंडिया चलेगा। उसके लिए एक साइट है स्वावलंबन बोल के एक साइट है, वेबसाइट है, वहां पे जाके अपने को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं एग्जैक्टली बताता हूँ सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं उसके अंतर्गत। वो स्वावलंबन साइट जो है ना, उसका साइट का नाम मैं आपको 1 मिनट, स्वावलंबन कार्ड.government.in ऐसी वो वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके आपने को पहले पेशेंट जो है वो खुद का फॉर्म खुद भर सकता है कि मैं इस एरिया में डिसेबल हूं और मुझे सर्टिफिकेशन चाहिए। तो वो फॉर्म भरने के बाद पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में जाके देना पड़ता है। तो उसके साथ उसको क्या लेके आना पड़ेगा, तो पहली चीज वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो रायगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुझे जाना पड़ेगा। उसके लिए उसका आधार कार्ड लगेगा, रेशन कार्ड लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर सर्टिफिकेट है किसका है तो उसके लिए पासपोर्ट साइज के फोटो लगेंगे। और बहुत बार पेशेंट नहीं आते साथ में और हम नहीं ला सकते ऐसे बोलते, लेकिन पेशेंट का थंब इंप्रेशन भी हमको लगता है और पेशेंट को हमको इवेल्युएट करना पड़ता है, तो पेशेंट को लेके आना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आप ये सब फॉर्म पूरा भर दिया, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा हो गए, ओपीडी में आ जाएंगे तो पहले केस पेपर, जैसे कि डॉक्टर को दिखाना है अपने को कि आपको सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डिसाइड करने वाला वहां का डॉक्टर होगा। केस पेपर निकाल के आप ओपीडी में जाके डॉक्टर को ओपिनियन लेंगे। अगर डॉक्टर को लगता है कि हाँ सच में कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर डिटेल हिस्ट्री लेता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चा जो चीजें बोल रहे हैं वो समझ नहीं पाता है, खुद की ध्यान नहीं रख पा रहा है, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, फिर भी टॉयलेट ट्रेंड नहीं है, वो ऐसे जब चीजें डॉक्टर के ध्यान में आती है तो डॉक्टर उसका आईक्यू टेस्ट, जिसको बुद्धिआंक बोलते हैं, उसके लिए डॉक्टर भेज देगा साइकोलॉजिस्ट के पास। साइकोलॉजिस्ट उसका टेस्टिंग करेगा और वो टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर वापस उसको रीएवेल्युएट करेगा और उसके हिसाब से पूरा उसका डिसीज का मतलब
कैटेगराइजेशन होगा और उसको सर्टिफिकेशन फिर इश्यू होगा। लेकिन ये सर्टिफिकेट पे सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट का साइन नहीं रहता है, साइकेट्रिस्ट से साथ उसके साथ ACS या MS जो अपना SDH लेवल पे अगर रहते हैं तो, और उसके बाद सिविल सर्जन, ऐसे 3 लोगों का पैनल होता है। और ये जो सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है तो ये सर्टिफिकेट फिर बाद में अपने को तीनों के साइन का मिलता है और ऑल ओवर इंडिया चलता है। लेकिन बहुत बार लोगों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर हमको सर्टिफिकेट दिया 5 साल पहले दिया था, वापस क्यों मिला है। बहुत सारी ऐसी साइकेट्री की बीमारी है जिनमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, जो अच्छे से मतलब ठीक हो सकती है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट लिया तो उस टाइम पे डॉक्टर को अगर कंफ्यूजन होगा। और दूसरी चीज क्या है कि आदमी अगर छोटा बच्चा है 18 साल के नीचे तो उसको हम टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू करते हैं। और अगर कुछ सिचुएशंस है जो इंप्रूव होने वाली नहीं, जैसे सेरेब्रल पाल्सी विद सीवियर मेंटल रिटार्डेशन अगर रहेगा तो उसको हम परमानेंट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो कुछ लोगों को टेम्पररी सर्टिफिकेट इशू करके और कुछ लोगों को परमानेंट सर्टिफिकेट इशू करते, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है। तो 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते सर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है पूरा सर्टिफिकेशन। बहुत अच्छे से आपने इंफॉर्मेशन दी है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इसका फायदा होगा। और इसमें जो है आपने जब बात कर रहे थे, अपने मेंटल हॉस्पिटल जो 4 रीजनल मेंटल हॉस्पिटल है महाराष्ट्र के, उसके बारे में भी बात कर रहे थे कि उनका आपके साथ में कुछ टाइप है या कितने मेंटल हॉस्पिटल है, उसके साथ में आप कैसे उनको साथ में लेके जा रहे हैं फिर, या उनके साथ कैसे? नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा सर। आप जब बात कर रहे हैं तो मेंटल हॉस्पिटल के बारे में आपने बताया कि महाराष्ट्र में मेंटल हॉस्पिटल्स है, तो ऐसे कितने हॉस्पिटल है, कहाँ पे है, और आपके साथ मतलब वो कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप उनके साथ में कुछ काम कर रहे हैं जो साथ में जा रहे हैं, तो वो क्या काम है और आप कैसे काम करते हैं साथ? अच्छा, मेंटल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल जो है, मेंटल हॉस्पिटल जैसे मैंने बताया कि 4 है अपने पास। अभी रिसेंटली इशू 5वां बड़ा है जालना का। तो ठाणे, पुणे, रत्नागिरी कोकण के लिए और अपना नागपुर विदर्भ के लिए, ऐसे 4 थे। अभी मराठवाड़ा के लिए पुणे ही था, तो उसके लिए अभी जालना हॉस्पिटल इशू किया है। ये मेंटल हॉस्पिटल इतने बड़े हैं कि येरवाड़ा में 2200 बेड की संख्या है, ठाणे में 1800 बेड है, नागपुर में लगभग 1200 बेड होंगे और रत्नागिरी में लगभग 350 बेड है, और अभी जालना का भी 350 बेड का हॉस्पिटल है। इसमें मेल फीमेल बेड इक्वल बताया है मैंने। ये जो मेंटल हॉस्पिटल से यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट को लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन लगता है, मतलब बहुत क्रोनिक बीमारी है, जैसे हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया जैसे अपन बोलते हैं, तो वैसे पेशेंट्स के लिए अपन लोग ये करते हैं, तो वहां पे उनको एडमिट करते हैं। एडमिट करके उनको कुछ पेशेंट्स को ECT लगता है, जिसको अपन बोलते हैं कि करंट थेरेपी। ऐसे पेशेंट को वहां पे एडमिट करते हैं और विदाउट रिलेटिव पेशेंट वहां पे रहता है, और पेशेंट 90 डेज तक वहां पे हम रखते हैं। फिर बाद में हम लोग उसको रिव्यू करते हैं। बहुत सारे रोड पे घूमने वाले पेशेंट होते हैं, जैसे डेस्टिट्यूट है, उनका कोई निराधार है और वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो कोर्ट के ऑर्डर से हम लोग उनको एडमिट करते हैं और उनको भी हम लोग ट्रीट करते हैं। तो ऐसे महाराष्ट्र के जो भी है वो मेंटल हॉस्पिटल के साथ कम करते हैं। और DMHP का काम क्या है कि समझो कोई पेशेंट अभी तो डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है वॉलंटरी बोर्ड के थ्रू, लेकिन समझो अलीबाग में कोई पेशेंट मिला है हमको और उसको हमको लग रहा है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना है, तो हमको पहले उसको सिविल हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करना पड़ेगा 10 दिन, उसकी मेंटल सिचुएशन कैसी है, सच में इसको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा क्या। अगर हाँ हमको लग रहा है कि इसको लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा, तब साइकेट्रिस्ट को ओपिनियन लेके हम कोर्ट की तरफ भेजते हैं, उसका पूरा मेंटल हेल्थ का रिपोर्ट बना के, फिर कोर्ट के परमिशन से जाके वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके एडमिट होता है। DMHP का और मेंटल हॉस्पिटल का लाइसेंस ऐसा है कि बहुत बार यहाँ की गोली दवा नहीं रहती है, तो हम लोग बोलते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके आप गोली दवा ले लो, और दोनों के बीच में लाइसेंस बहुत अच्छे से रहेगा, तो अपन मेंटल हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट, मतलब जो मेंटल पेशेंट्स है या जो साइकेट्रिक पेशेंट्स है, उनके लिए हम अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा है। और एक जो पार्ट है मेंटल इलनेसेस का, वो है एडिक्शंस, मतलब एक बहुत बड़ी ज्वलन समस्या है, और वो पेशेंट को खुद की फिक्र नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट को उनकी फिक्र है। तो गवर्नमेंट उनकी फिक्र कैसे करते हैं, उनके लिए क्या आप करते हैं, और क्या कोई स्पेशल डी एडिक्शन सेंटर्स भी है जहाँ पे ये काम चलता है, या फिर इन लोगों के लिए काम चलता है? अच्छा, सबसे पहली चीज तो सर गवर्नमेंट एडिक्शन में अपने यहाँ पे अपन देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा एडिक्शन टोबैको है। टोबैको, और उसके पहले मोबाइल आ रहा है अभी, मतलब टोबैको के ऊपर, लेकिन अभी जो रिपोर्टेड है वो टोबैको ही है। तो टोबैको के ऊपर एडिक्शन काम करने के लिए कोटपा बोल के एक कायदा है, सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट 2003 का। उसके अंतर्गत जो कुछ भी रूल्स रेगुलेशन है वो सब तो आपको पता है, लेकिन गवर्नमेंट के अंतर्गत NTCP नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम एक प्रोग्राम है जो रन होता है कि टोबैको को प्रिवेंशन करने के लिए, और DMHP उसके साथ में काम करता है।
लोगों को एडिक्शन से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि गोली दवा के साथ साथ उनका इंटरनल मोटिवेशन जरूरी है। और जो दवाई गोलियां है वो भी बहुत सारी गोली दवाइयां डॉक्टर साइकेट्रिस्ट अच्छे से लिख सकते हैं, उसका फॉलोअप दे सकते हैं, जैसे निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया है, बहुत अच्छे से एंटी डिप्रेशन ड्रग भी है। बहुत बार क्या होता है कि एक झाड़ की जिसको बोलेंगे फांदी, हम मराठी जिसको डाल, झाड़ की डाल जिसको बोलते हैं, वो एडिक्शन रहता है, लेकिन उसके रूट्स जो है, उसकी मूल जो है वो पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स या साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है। तो जितने भी लोग एडिक्शन वाले हैं वो अगर नॉर्मल डॉक्टर देखेगा तो वो सिर्फ एडिक्शन का ट्रीटमेंट देगा, समझो, और लेकिन बाद में वो छुटकारा नहीं पाएगा तो पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो उसके लिए एडिक्शन छुटकारा करने के लिए डीएमएचपी के अंतर्गत हम ओपीडी बेसिस पे हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। दूसरा, आपने यहाँ पे जो एडिक्शन सेंटर्स बोल रहे हैं आप, गवर्नमेंट का सर जीटी हॉस्पिटल में एक डी एडिक्शन सेंटर है जो गवर्नमेंट का बहुत दिनों से मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, और अभी गढ़चिरौली में हम लोगों ने एक डी एडिक्शन सेंटर चालू किया है जहाँ पे नशा मुक्ति के लिए, जैसे कि दारू है, सिगरेट है, गांजा है, तंबाकू है, ये ऐसे लोग, बहुत सारे लोग तकलीफ देते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डी एडिक्शन सेंटर चालू किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी गवर्नमेंट उनके लिए कुछ नहीं करता है। जो मेंटल हॉस्पिटल से आपने, वहां पे भी डी एडिक्शन के पेशेंट हम लोग भर्ती करते हैं, क्योंकि सिर्फ एडिक्शन ही उनका प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एडिक्शन एक डाल है झाड़ी की, तो उसके जो रूट कॉज है अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगा तो एडिक्शन का प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात यहाँ पे चली है। मतलब लोग जहाँ पे भी देखते हैं वो एडिक्शन को सिर्फ एडिक्शन का पार्ट देखते हैं, डॉक्टर हो या फिर उनके घर वाले हो, तो उनको सिर्फ एडिक्शन दिखता है। जैसे आपने बोला कि उसके जो रूट्स हैं उसकी तरफ देखना, उसका ट्रीटमेंट होना, या फिर उनको जड़ से उखाड़ने के लिए वो सबसे पहले टारगेट होना जरूरी है। बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे आपने दिया है इन्फॉर्मेशन देते देते। मैंने बहुत बार आपके फोटोज व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे हैं, और आपने जो कोरोना के ड्यूरिंग काम किया है बहुत बढ़िया था। हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी चलती थी। तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि कोरोना के दरमियान और कोरोना के बाद में ये जो आपका मतलब डीएमएचपी है वो कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ड्यूरिंग कोरोना क्या काम किया, और अभी कोरोना के बाद में पोस्ट पेंडेमिक ये जो है तो उसमें आपने क्या किया है या फिर क्या कर रहे हैं? सर, कोरोना के टाइम पे जो फर्स्ट वेव आया था ना, फर्स्ट वेव के टाइम पे हर कोई कंफ्यूजन में था कि ये क्या बीमारी है, लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा चीज एक्सपीरियंस कर रहा था। तो उस टाइम पे फर्स्ट वेव में हर कोई परेशान था। तो बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, लोगों को ये चीज बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट, मतलब साइकेट्रिस्ट को वो बहुत बार लोग डॉक्टर ही नहीं समझते, लेकिन हर कोई साइकेट्रिस्ट जो है वो पहले एमबीबीएस डॉक्टर होता है, उसके बाद एमडी उन्होंने साइकेट्री में या डिप्लोमा किया होता है। तो हम पहले एमबीबीएस है, और कोरोना जब आया था तो पहले वो एमबीबीएस आदमी कोरोना बीमारी को बहुत अच्छे से समझ सकता था। तो लेकिन बीइंग समझ सकता था, लेकिन समझाने की जब बात आती है तो फिजिशियन लोग बहुत बिजी थे काम करने में, और बाकी सब डॉक्टर बिजी थे। साइकेट्रिस्ट को आईसीयू में काम करने का उसका एज सच उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि हम साइकेट्रिस्ट लोग जो है कम्युनिटी में जाके, सबसे पहली चीज हमारे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी आदमी थे, उन लोगों को मन में भी डर था, उनको जाके कोरोना के बारे में कैसे खुद का बचाव करना है, उसका मैंने टैगलाइन दिया था कि मला कोरोना होईल का, माझ्यामुळे माझ्या घरच्यांना होईल का, मतलब मुझे कोरोना होगा क्या और मेरी वजह से मेरे घर वालों को होगा क्या, ये क्वेश्चन टैगलाइन करके मैंने उनका लेक्चर सीरीज लिया था। तो उनमें जाके मैंने उनको हर चीज का रैशनल एक्सप्लेनेशन बताया था। एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूंगा कि लोगों को क्या होता है कि साबुन से हाथ धोना जरूरी है। अगर लोगों को बोलेंगे साबुन से हाथ धोना जरूरी है तो लोगों का मेंटेलिटी, हम पानी से क्यों नहीं धोंगे, हम दूसरे मतलब नमक से धोएंगे, हम नींबू से धोएंगे, साबुन से क्यों धोंगे। तो ये जब तक पता नहीं चलता क्यों साबुन से धोना है, तब तक लोग ये नहीं होते थे। तो उस टाइम पे हम उनको बताते थे कि जैसे कि कोरोना का लिपिड लेयर है, वो जो मैदाचं कवर आहे, मतलब कोरोना के बाजू में जो तेलकट तुपकट जो चिकनाहट है, अगर हाथ को चिकनाहट लगी तो अपन कैसे दूर करेंगे, तो साबुन के हाथों से हाथ धोके, तो वैसे ही चिकनाहट दूर करेंगे तो कोरोना के ऊपर के कपड़े फट जाएंगे, फिर आपके हाथों में कोरोना नहीं रहेगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें करके हम लोगों ने जाके पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को अच्छे से मोटिवेट किया था कोरोना के टाइम पे। दूसरा, जब सेकंड वेव आया तो वार्ड के जो पेशेंट्स थे हमारे, तो वार्ड में जाने के लिए लोग डरते थे, बाकी लोग तो हाथ लगा के ट्रीटमेंट करते थे, हमको तो सिर्फ बात करके उनसे ये करना था, ताकि पीपीई किट था, सब था। तब हम जाके उन लोगों को ये बताते थे। तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था कि हमको खाना नहीं जाता है और बहुत फ्रस्ट्रेट होते थे। कहाँ कहीं तो संत महात्मा को भजन सुनाते थे जो रिकवरी वार्ड रहता था, वहां पे जाके हम लोग बताते थे कि तो मैंने एक चीज नोटिस किया था, खाना नहीं जाता, अच्छा ठीक है तुमको चबाना आता है, चलो सब लोग निकालो, चबाओ चबाओ चबाओ, निगल लो, हो गया तुम्हारा खाना। ऐसा करके मैंने कम से कम 1-2 दिन पेशेंट लोगों को जाके खाना खिलाया। तब पेशेंट लोग मतलब बहुत अच्छे से ये जो चीजें है, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट में उनकी मेंटेलिटी समझ के उनको समझा सकता था।
और बीइंग एमबीबीएस कोरोना क्या है वो भी मैं अच्छे से समझ सकता था। तो ऐसे काम हमने कोरोना में फर्स्ट वेव में किए। लेकिन सेकंड वेव में जब बहुत एकदम भारी भरकम भीड़ में पेशेंट बढ़ने लगे, तो लोगों को लगने लगा नहीं सर हमको समझाओ, हमारे घर पे ये है। तब हमने जाके क्या किया, रायगढ़ में केईएम हॉस्पिटल की एचओडी डॉक्टर पारकर मैडम, उनके मार्गदर्शन के अंतर्गत मैंने हमारे रायगढ़ में लगभग 250 ओल्ड एज जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको सब इकट्ठा करके उनका एक हेल्पलाइन नंबर लिया था, और कलेक्टर ऑफिस से सबको डेली 10-10 लोगों का नंबर देके उनको फोन करके हम बताते थे। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग हमने दिया था, स्किल वो यूज करते थे। तो ऐसा काउंसलिंग का काम कोरोना के टाइम पे हमने बहुत अच्छे से किया था, और ये सब जो काम है वो डीएमएचपी टीम ने किया था। जैसे मैंने रायगढ़ में किया था वैसे हर किसी हमारे डीएमएचपी टीम ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वार्ड में जाके काउंसलिंग करना, पेशेंट को अच्छे से समझाना, दवाई गोली के बारे में समझाना, ग्रिप काउंसलिंग जो सबसे बड़ा इशू था। हम लोगों ने भी अपने दोस्त बहुत खोए हैं सर कोरोना में। उस टाइम पे जो एक चीज रहती है कि हर कोई दुखी है तो समझाएगा कौन, उस टाइम पे किसी ने तो भी एक जिम्मा उठाना चाहिए। तो ये जिम्मा बहुत अच्छे से साइकियाट्री के डीएमएचपी की टीम ने उठाया था, और बहुत लोगों को ग्रिप काउंसलिंग डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि सेकेंड वेव में तो लोगों की बहुत जरूरत थी, क्योंकि हर एक घर में पेशेंट्स बढ़ रहे थे, विलेज तक वो पहुंच गया था, और विलेज तक पहुंचना बहुत जरूरी था। क्या है कि साइकेट्री की जो सर्विसेज है वो सिटी लेवल पे बहुत अच्छी है, लेकिन जब हम तहसील की बात करते हैं या फिर विलेज की बात करते हैं तो वहाँ पे ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। और मुझे लगता है डीएमएचपी ने ये वहां तक जाके डेफिनेटली काम किया, बहुत अच्छे से काम किया है। मैं आखिरी क्वेश्चन, जो हमारा पहला राउंड है जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसमें मैं एक आखिरी क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि हो सकता है कि हमारे जो श्रोता है उनके आजू बाजू में कोई पेशेंट्स रहेगा, कोई आदमी रहेगा, तो उन्होंने कब रेफर करना चाहिए और कैसे रेफर करना चाहिए? अगर डीएमएचपी की सर्विस वो लेना चाहते हैं तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीएमएचपी को रेफर करना है या साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को रेफर करना है, अप्रोप्रिएट वे से ये बोलूंगा मैं। सबसे बड़ी बात है कि अपन बोलेंगे कि साइकियाट्रिस्ट के पास कब जाना चाहिए। तो जब आदमी का जो स्वभाव है वो स्वभाव मतलब जो स्वभाव है वो मूल स्वभाव रहता है, लेकिन उसके स्वभाव के अंतर्गत उसका भावनाएं, विचार और उसका बर्ताव, ये 3 चीजें होती है जिसको अपन मन के डॉक्टर बोलते हैं। साइकियाट्रिस्ट मतलब मन के डॉक्टर है। भावनाएं, विचार और बर्ताव, अगर उसकी भावनाएं, विचार उसके बर्ताव के साथ मेल नहीं खाती है, उसके साथ उनका ये नहीं होता है, और ये जो प्रॉब्लम है अगर ग्रॉस है, बहुत बड़ा ग्रॉस प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम बहुत ग्रॉस है और कंसिस्टेंट है, मतलब बहुत सारे दिनों के लिए है, कुछ थेरापिक ड्यूरेशन के लिए है, तो उस टाइम पे उन्होंने जाके साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करना चाहिए। थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में बोलूंगा कि पीएमपी, जिसको हम लोग पीएमपी बोलते हैं, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मतलब बीमार होने के पहले की पर्सनैलिटी, जैसी आदमी का स्वभाव होता है, उसमें अगर कुछ ग्रॉस चेंज आ रहा है और वो कंसिस्टेंट हो रहा है, तब जाके आप साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाओ। साइकियाट्रिस्ट को जाके दिखाओगे मतलब विकार ही हुआ है, ऐसा नहीं है। मन का आरोग्य संभालने वाले मनोविकास तज्ञ है वो लोग, उनको जाके दिखाओगे तो वो बताएंगे हाँ प्रॉब्लम है तो ठीक है, गोली दवा देंगे, नहीं है तो वो लोग ये करेंगे। और सिंपल सी एक चीज है, अगर ये चीज नहीं समझ रही है तो PHQ-12 बोल के एक पब्लिक हेल्थ क्वेश्चनर 12 है, तो सुसाइड के लिए है, जो पहले PHQ-9 था, अभी 12 किया है। उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन अपन एक लोगों को पूछ सकते हैं, जैसे स्लीप का प्रॉब्लम आता है, नींद आती है कि नहीं है, आपको सैड लगता है क्या, डिप्रेस लगता है क्या, पहले जिस चीज में मन लगता था उसमें मन नहीं लगता है, खाना बहुत बढ़ गया है, वजन बहुत बढ़ गया है, नींद आ नहीं रही है, नींद ज्यादा आ रही है, किसी चीज में ध्यान नहीं लग रहा है, ऐसी जो भी चीजें लग रही है, तो ऐसे ये PHQ-9-12 एटम जो है इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएंगे। हम लोग ये ट्रेन करते हैं PhD लेवल के लोगों को। और डीएमएचपी टीम से आने से पहले आप मनशक्ति क्लिनिक जा सकते हो, आप आशा वर्कर से जा सकते हो, पूछ सकते हो, आप ई-संजीवनी ओपीडी कर सकते हो, नहीं तो आप 104 हमारा जो मोबाइल नंबर, एक टोल फ्री नंबर है, वहां पे आप फोन करके बात कर सकते हो कि मैं किसको जाके दिखाऊं, आरोग्य सुविधा के लिए नंबर है, तो वहां पे भी आप फोन करके पूछ सकते हो। डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। और इसी के साथ में हम हमारा फर्स्ट राउंड खत्म कर रहे हैं। सेकेंड राउंड रहेगा जिसमें हम ऑडियंस को मौका देंगे कि उनके मन में अभी भी कुछ डाउट हो या फिर उनको कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। बस मैं श्रोताओं से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का सेशन जो है डीएमएचपी है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, तो उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछिए। हम मोबाइल एडिक्शन के बारे में इससे पहले सेशन में बात कर चुके हैं, तो आप वो सेशन हमारा देख सकते हैं। हम
प्राइमरी आज का जो हमारा फोकस है डीएमएचपी है, तो उसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप डायरेक्टली हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपको मतलब अलाउ कर सकता हूं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर जिनको लगता है कि मैं डायरेक्टली नहीं पूछ सकता, तो आप कृपया चैट बॉक्स में भी ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं एक एक करके वो क्वेश्चंस ले लूंगा। उससे पहले आज का जो हमारा क्विज का जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा। जो लोग लेट ज्वाइन हुए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, दोनों क्वेश्चंस के आपको फास्टेस्ट आंसर देने हैं। फास्टेस्ट आंसर देने वाले 2 लोगों को हम कंसीडर करेंगे एज अ विनर, और वो जो है आपको 9503421124 पे आपको भेजना है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में फिर से एक बार नंबर बताता हूँ, आप सेव करके रखिए, और फास्टेस्ट आंसर देना जरूरी है, तो इसके लिए आप ये नंबर सेव करके रखिए व्हाट्सएप पे। और जैसे मैंने बोला कि दोनों क्वेश्चंस के रिप्लाई जरूरी है, अगर आप एक का करते हैं दूसरे का नहीं करते, तो एज अ विनर के लिए आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और वो क्वेश्चन पूछने से पहले जिनको सर्टिफिकेट चाहिए उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो कृपया सर्टिफिकेट स्लैश आपका नाम ये आपको लिखना है, और आपको भेजना है 8308784422 पे, 8308784422 इस पे आपको आपका नाम और सर्टिफिकेट भेजना है। तो आज का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको पूछना चाहूंगा कि सर ने बात करते वक्त बहुत सारी स्पेशलिटी की या फिर बहुत सारी स्पेशल सर्विसेज की बात की, उसमें से कोई भी 4 स्पेशल सर्विसेज जो उन्होंने मेंशन की थी उनके नाम आपको बताने हैं। 4 स्पेशल सर्विसेज और स्पेशल थिंग्स जो उन्होंने बताया है उसको आपको रिप्लाई करना है। यहाँ पे अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है, फॉर द ग्रेट देयर आर कपल्स ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है जो है are you also planning to give the basic training to the community people so that they can work in the community and work in rural area like आशा वर्कर? मतलब कम्युनिटी में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए आप ट्रेनिंग की कुछ सोच रहे हैं ताकि लोग कम्युनिटी में जाकर काम करें, जैसे कि आशा वर्कर काम करते हैं, तो उस तरह से आपका कुछ प्लानिंग डीएमएचपी में चल रहा है। सर यू आर म्यूटेड, आपका अनम्यूट कीजिए। इसलिए हम लोग डीएमएचपी के अंतर्गत सेंसिटाइज करते हैं, उनको स्क्रीनिंग सिखाते हैं कि देखो बीमारी होगा ही ऐसा नहीं है, उनका ट्रेनिंग हम लोग चलते हैं, मतलब हर तालुका लेवल पे ट्रेनिंग चल रहा है। और अभी आशा वर्कर, सीएचओ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा अभी हेल्थ सिस्टम का पिलर बन रहा है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं, एएनएम, एमपीडब्ल्यू, इन सब लोग हम लोग हमेशा ट्रेनिंग चलते, मतलब साल भर में हम ट्रेनिंग लेते ही है। और वो डीएमएचपी का वन ऑफ द ड्यूटी चार्ट भी है हमारा, उन लोगों को हम सेंसिटाइज करेंगे, तो वो कम्युनिटी में काम करने वाले लोगों को तो ट्रेनिंग हम देंगे ही देंगे। ओके, और दूसरा क्वेश्चन उनका जो है कि हाउ कैन न्यू साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर कैन गेट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम डीएमएचपी क्लिनिक? डीएमएचपी क्लिनिक में जो भी काम चलता है तो उसमें क्या नए साइकोलॉजिस्ट लोग हैं वो वहां पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, और उनको उसके लिए क्या करना होगा? सर उनके लिए 100% तो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि हमको हमारे साथ काम करना है, और वो एप्लीकेशन करके आपको उनका जो है परमिशन लेना पड़ेगा। सिविल हॉस्पिटल के अंतर्गत अगर काम कर रहे हो तो सिविल सर्जन का परमिशन लेना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए, और उसका कुछ भी ऑनरेरियम हम लोग नहीं दे सकते हैं गवर्नमेंट वाले, और ये पहले चीज क्लियर करना है, नहीं तो बाद में लोग क्लेम करना चालू कर देते हैं कि हमको ये गवर्नमेंट का सर्विस चाहिए, हमने इधर काम किया। हाँ, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट एज ए इंटर्न 100% आपको मिल सकता है, लेकिन आपको जाके वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें आपके डीएमएचपी टीम के साथ काम करना है, और उसका हमें कुछ भी ऑनरेरियम नहीं चाहिए, एज ए एक्सपीरियंस हम लोग काम करना चाहते हैं। डेफिनेटली। यहाँ पे प्रवीण अंबेकर जी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। प्रवीण जी, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर। हेलो, हेलो, पूछिए। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ सर, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो अल्कोहलिक जो पेशेंट होते हैं ना,
हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए जो डिनाई करते हैं, सर ने अभी बात करते करते बोला था कि कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर लेके उनको एडमिट करने का प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा डिटेल में जानकारी नहीं, चाहिए थी सर। हाँ या कोई देखो, भी सायकॅट्री पेशंट हो तो उनको मराठीत Yes, विचारलं चालेल, तुम्ही मी हिंदीत सांगेन तुम्हाला प्रश्न. चालेल. हा विचारा, काय अडचण नाही. जे अल्कोहोलिक पेशंट किंवा जे सायकॅट्रीचे जे पेशंट असतात ना सर, बऱ्याचशा वेळेस डिनाय करतात येण्यासाठी, किंवा फॅमिलीमध्ये असे प्रॉब्लेम्स असतात की त्यांना हॉस्पिटलाइज करायचं असतं पण त्यांना काही परमिशन नसतात. तर अशा गव्हर्नमेंट कडून किंवा कोर्टाकडून अशा परमिशन घेऊन त्यांना कंपल्सरी तिथे ठेवण्यासाठी अशा काही आहेत का सुविधा त्याच्यामध्ये, किंवा काही कायद्यामध्ये आहेत का अशा गोष्टी? ना ठीक है, नक्की सांगतो मी तुम्हाला. डेफिनेटली मैं आपको बताना चाहूंगा. सबसे पहली चीज तो आपने जो चीज बोली कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो आना नहीं चाहते. देखो, कोई भी आदमी खुद को साइकेट्रिक पेशेंट खुद से नहीं बोलेगा. वो रिलेटिव ही उसको नोटिस करेंगे कि साइकेट्रिक का पेशेंट है. दूसरी चीज, उसको एडमिट करना है या उसको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देना है, ये डिसीजन डॉक्टर का रहेगा, ना कि रिश्तेदारों का. बहुत बार रिश्तेदारों को लगता है कि नहीं नहीं हमको ये चाहिए नहीं, घर पे इसको उधर ही रखो. थर्ड चीज क्या बोला आपने कि आपने जो बताया कि हाँ उधर उसको परमानेंट रखने के लिए, सी हम लोग जो डीएमएचपी है या कोई भी साइकेट्रिस्ट है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो, पेशेंट को ठीक करने के लिए काम कर रहा है. और आप लोगों को हम लोगों के ऊपर भरोसा होना चाहिए. यही तो चीज कर रही है डीएमएचपी अवेयरनेस में कि साइकेट्री की बीमारी गोली दवा खा के ठीक हो सकती है और वो बंदा वापस कम्युनिटी में जाके अच्छे से हेल्दी लाइफ जी सकता है. अगर उसको हम लोग ऐसे ही अगर कोर्ट का ऑर्डर लाएंगे और हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे, मेंटल हॉस्पिटल में, उसका तो लाइफ वहां पे स्पॉइल हो जाएगा. 3 महीना लगेगा. कुछ पेशेंट को लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन लगता है तो उनके लिए मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे. लेकिन कोई भी कोर्ट हो या कोई भी बंदा बोल देगी कि इसको उधर ही एडमिट करना है, तो वैसे पेशेंट को एडमिट कायम स्वरूपी नहीं कर सकते अपन, क्योंकि उसको हम लोग रिहेबिलिटेट करके उसको कम्युनिटी में वापस प्रोडक्टिव लाइफ देने की कोशिश करते हैं. और वही ट्रीटमेंट का और वही मेन उद्देश्य है डीएमएचपी का ही नहीं, तो हर प्राइवेट साइकेट्रिस्ट का, हर साइकेट्रिस्ट का वही उद्देश्य है कि हमारा पेशेंट वापस कम्युनिटी में जाके अपने डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी पाए. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं क्विज का पहला क्वेश्चन और एक बार रिपीट करना चाहूंगा. अमोल सर ने जब डीएमएचपी की बात की थी तो अलग अलग प्रोग्राम्स के बारे में, अलग अलग क्लिनिक के बारे में उन्होंने बताया था, या अलग अलग सर्विसेज के बारे में उन्होंने बताया था. उसमें से कोई भी 4 सर्विसेज आपको 9503421124 या नंबर पे आपको भेजना है. यहाँ पे मैं मन आरोग्य केंद्र जो भी है, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया खुद को अनम्यूट कीजिए, आपका नाम बताइए और आपका क्वेश्चन पूछिए. नमस्कार सर, मी किरण आदमाने शिर्डीला क्लिनिकल सायकोलॉजी म्हणून काम करतो. मला हे विचारायचं होतं सर की आपण जे डिसॅबिलिटीचे सर्टिफिकेट देतो त्याचे बेनिफिट्स काय काय मिळतात, म्हणजे ज्यांना सर्टिफिकेट देतो त्यांना काय काय बेनिफिट्स मिळतात? एक सर्वात पहिली महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की सर हिंदी, सॉरी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपने एक चीज नोटिस करना चाहिए कि ये सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए. सबसे पहली चीज तो पेशेंट को आप लोगों ने आस्क करना चाहिए कि सर्टिफिकेशन क्यों चाहिए. बहुत बार पेशेंट के पास ही उसका रीजन रहता है, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी हो गया. लर्निंग डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट अगर किसी को मिलता है तो उसको एग्जाम में आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता है. दूसरी चीज, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को इंसिस्ट करते लोग आके हमें दो. डिसेबिलिटी किसको बोलेंगे? अगर उसका परफॉर्मेंस 40% या उससे ज्यादा है तभी जाके उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है. साइकेट्री के अंतर्गत अपन जो सर्टिफिकेशन देते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसके अंतर्गत जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसका एज सच पेशेंट को कुछ बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी चीजें, उसको स्पेशल स्कूल में एडमिशन दिलवाना या उसको गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किट मिलता है उसके ट्रेनिंग के लिए, वो किट मिलता है. थर्ड चीज, उसको ट्रैवल कंसेशन मिलता है. कुछ पेरेंट्स को डिपेंडेंट चाइल्ड है बोल के उनको इकोनॉमी, मतलब जो अपना इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के अंदर भी उनको बेनिफिट मिलते हैं. तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन. थैंक यू वेरी मच सर. यहाँ पे मुझे लगता है सोनाली जी ने हैंड रेज किया था. सोनाली जी, आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आपका हैंड रेज दिख रहा था, अगर नहीं है तो आप कृपया. सर तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगा जो श्रद्धा जी ने पूछा है चैट बॉक्स में. डीएमएचपी के अंदर क्या कोई रिसर्च प्रोग्राम भी है, क्या कोई रिसर्च भी चलता है? डीएमएचपी तो कोई रिसर्च चलता है. देखो, ये रिसर्च का जो इंस्टीट्यूट है, रिसर्च मतलब उसको अपने को इथिकल कमेटी का पहले परमिशन लगता है.
इथिकल के कोई भी रिसर्च करता है, रिसर्च मतलब अपने अपने लेवल पे होता है और वो इथिकल कमेटी का परमिशन लगता है। इथिकल कमेटी हर एक मेडिकल कॉलेज में होती है, तो अपने लेवल पे है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अभी तो फिलहाल ऐसा मेरे मालूमात में तो नहीं है कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन हाँ, हम डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें नई रिसर्च करते हैं उसके साथ हम लोग इम्प्लीमेंट करके ये करते हैं, लेकिन जो ऐसा ब्रॉडकास्ट पे या जिसको हम पब्लिश कर सकेंगे ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं, मेरे ख्याल में नहीं आया, ध्यान में नहीं आया। लेकिन मेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे रिसर्चेस होते रहते हैं कि वहाँ पे पेशेंट आईपीडी सेटअप पे रहते हैं, बहुत भारी मात्रा में पेशेंट रहते हैं, तो ड्रग ट्रायल्स चलते हैं वहाँ पे, पेशेंट को हम रिहेबिलिटेशन के नए नए थेरेपीज देते हैं, तो वहाँ पे मेंटल हॉस्पिटल में चलता है, लेकिन डीएमएचपी के यहाँ पे तो अभी तक नहीं देखा है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच सर। सोनाली जी, आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सोनाली जी का कनेक्शन चला गया है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो कृपया हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहां से मैं क्वेश्चंस ले सकता हूं। और जब तक कि सर अगला क्वेश्चन आए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने PHQ-12 के बारे में बात की थी, अगर आपके पास में वो क्वेश्चनरी हो तो मैं चाहूंगा कि आप मतलब वो लोगों को बताएं, तो क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सुसाइडल हो या फिर ज्यादा साइकेट्रिक इलनेस हो तो वो लोगों को पता चलना जरूरी है कि कब उन्होंने ये रेफरल लेना चाहिए। PHQ क्वेश्चनर जो है पहले 9 था, अभी 12 आया है, और इसके अंतर्गत जो रिस्पॉन्सेस है अपने को यस और नो, मतलब हाँ या ना, अगर हाँ है और ना है तो उसको अपने को स्कोर देना है, हर एक बार हर एक आइटम को अपने को एक एक स्कोर देना है। तो सबसे पहली बात, मुझे फीलिंग सैड और डिप्रेस लग रहा है क्या, अगर हाँ है तो 1 मार्क, नहीं है तो 0 मार्क। लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जिस चीज में पहले मन लगता था उसमें अभी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, अगर ऐसा है तो 1 स्कोर वहां पे अपने को देना है। फीलिंग टायर्ड और लो एनर्जी ऑन मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब बहुत बार मुझे थकावट महसूस हो रही है और कुछ एनर्जी नहीं है ऐसा लग रहा है तो 1 मार्क। भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही है और वजन घट रहा है मेरा, ये दोनों चीजें एकत्रित है तो इनको 1 मार्क मिलेगा। ओवर वीटिंग और वेट गेन, बहुत ज्यादा खा रहा हूं और वजन बहुत बढ़ रहा है। अपने यहाँ पे कंसेप्ट है कि मेरा वजन, अगर डिप्रेशन में गया तो वजन ही कम होगा, अगर ऐसा नहीं है, बहुत बार वजन भी डिप्रेशन में बढ़ जाता है और आदमी खाना भी उसका बढ़ जाता है। 6 जो कंपोनेंट है उसका, ट्रबल फॉलिंग अस्लीप और स्टेइंग अस्लीप, बहुत बार नींद आने का प्रॉब्लम होता है, नींद जल्दी आ जाती है और बीच बीच में उठ जाता है आदमी। स्लीपिंग टू मच, बहुत ज्यादा सो रहा है तो अलग है। मोर ट्रबल देन यूजुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑन थिंग्स, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का अभाव है, किसी चीज पे ध्यान लगा के काम नहीं कर पा रहा है। फीलिंग डाउन ऑन योर सेल्फ, नो गुड और वर्थलेस, मतलब मैं कुछ भी अच्छा नहीं हूं, मेरे में कुछ भी अच्छा ही नहीं है और मुझे कोई भी कीमत नहीं दे रहा है, ऐसी फीलिंग जब आती है तो उसको भी 1 मार्क देंगे। बीइंग फिजिलिटी रेस्टलेस, दैट यू मूव अराउंड लॉट मोर देन यूजुअल, रूटीन के हिसाब से आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिस बार इधर उधर घूमना जिसको बोलते हैं ना, बिना कारण परेशान होना, रेस्टलेस होना, उसके लिए भी 1 मार्क है। मूड और स्पोक स्लोली दैट अदर पीपल कुड हैव नोटिस, आगे वाले लोग अगर आपको नोटिस करें कि आपकी भाषा में या आपकी कम्युनिकेशन में, आपकी संवाद में जो है बहुत स्लो से बात कर रहे हो या बहुत फास्ट बात कर रहे हो, तो उसी टाइम पे थॉट अबाउट डेथ मोर देन यूजुअल, आइदर योर ओन, समवन एल्स और डेथ इन जनरल, मतलब मृत्यु के बारे में बहुत ज्यादा विचार आना, ये मृत्यु खुद का बारे में हो सकता है या परिवार के नजदीक वाला हो सकता है या जिसको आप प्यार करते हो उसके बारे में हो सकता है, या जनरल में किसी के भी मृत्यु के बारे में बार बार ख्याल आ रहे हैं। तो ऐसे 12 इसमें कंपोनेंट्स है, हर एक को पॉइंट को अगर एक एक पॉइंट एक एक स्कोर देंगे तो इसको डिप्रेशन कब बोलेंगे कि अगर स्कोर 4 से ज्यादा चीजें आप में दिख रही है तो उसको डिप्रेशन बोलेंगे। आपने जाके साइकियाट्रिस्ट को जाके कंसल्ट करना जरूरी है। डेफिनेटली सर, मुझे लगता है कि ये सबसे एक इम्पोर्टेंट है, और इसी को लेकर मैं दूसरा क्वेश्चन आज का पूछना चाहूंगा लोगों को, कि जो दूसरा क्विज का जो दूसरा क्वेश्चन है कि कोई भी 5, ये PHQ-12 था, उसमें से कोई भी 5 लक्षण आपको बताने हैं, क्योंकि ये लक्षण होंगे तो आपको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना है, तो ये PHQ-12 में से कोई भी 5 लक्षण आपको बताने हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है
कल्पना जी, मुझे लगता है हमको ये कंप्लेंट नहीं होगा. नस विकृति ही मनोविकृति आहे का? अगर आपने सुना होगा नस विकृति क्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम कल्पना जी से चाहेंगे कि कृपया इसको एलाबोरेट करें, क्योंकि मैंने तो ये है नस विकृति म्हणजे तुम्ही जो खींचने का नस उसको एडिक्शन वो बोल रहे हैं क्या? कल्पना जी, आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जो पूछना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंप्रीहेंड हमको नहीं हो पा रहा है आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं. तो कृपया आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. खुद को अनम्यूट कीजिए, हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं. ओके, सोनाली जी फिर एक बार क्वेश्चन पूछना चाहती है. ओके सोनाली जी, आप आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हेलो. हाँ हेलो, पूछिए. हाँ, गुड इवनिंग सर. सर, मोबाइल जो एडिक्शन होते हैं जो बच्चे, तो उनका मोबाइल से मेरे को अमल तक पूछना है. क्या आजकल सुसाइडल टेंडेंसी बहुत बढ़ रही है, बच्चे एडमिट हो रहे हैं उसके कारण, और अभी देखने गए तो छोटे बच्चे. मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा. आज का जो हमारा सेशन है डीएमएचपी का है, मोबाइल एडिक्शन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की हुई है. आप कृपया यूट्यूब पे डॉक्टर अतुल ढगे 100 इस चैनल पे आप जा सकते हैं, और ये पूरा सेशन आप मतलब ये 1 आवर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 35 मिनट्स का सेशन था. आप कृपया देख सकते हो, उसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल सकती है. हम आज डीएमएचपी के बारे में बात कर रहे हैं और टाइम ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके हैं या फिर खत्म होने को आया है. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन डीएमएचपी के बारे में पूछा जाए. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो डीएमएच की. ओके, डॉक्टर कडले यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. डॉक्टर साहब, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं. पहले तो आज के जूम मीटिंग वेबिनार के लिए आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और कॉन्ग्रेचुलेशन, अतुल ढगे जी और डॉक्टर अमन भूसारे जी. और मैंने बहुत सालों से अमोल जी को देखा है और सुना भी है, और बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट बहुत ही अच्छे से काउंसलिंग भी करते हैं और बताते भी हैं. लेकिन अभी जो एक्सपेक्टेड पार्टिसिपेंट लग रहे हैं 47 पार्टिसिपेंट्स है, मोस्टली कुछ डॉक्टर्स लग रहे हैं. और इसमें जो मेरा थोड़ा सा एक सवाल है अमोल जी से कि डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्लान के हिसाब से हम आगे क्या सोचते हैं महाराष्ट्र को लेके, या कुछ डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ प्लान है क्या महाराष्ट्र? निश्चित तौर से है सर. सबसे बड़ी बात तो ये प्लान हमने कोरोना के पहले ही सोचा था. अपने यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करता है. तो अपने यहाँ पे सिर्फ पोस्टपार्टम साइकोसिस के बारे में साइकेट्री में बात की जाती है, लेकिन एएनसी जो पेशेंट है और एएनसी क्लिनिक अपने यहाँ पे रन होता है, और एएनसी में भी जो जिसको बोलेंगे कि जो स्पेशल केसेस है जैसे कि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंतर्गत माता का जो उस टाइम का मानसिक संतुलन है, जो उसके सोच विचार है वो बहुत ही अलग तरीके से बढ़ जाते हैं. तो उसके टाइम पे उनको काउंसलिंग करना, उनके फैमिली को थेरेपी देना, फैमिली थेरेपी मतलब उनकी क्या केयर करनी है, क्यों करनी है, ये सब चीजें तो बताते हैं प्रेगनेंसी में कि वजन कैसे बढ़ना है, नींद लेना है, खाना अच्छे से खाना, ये सब चीजें बताई जाती है. लेकिन खुद के जो मन के विचार है उसको कैसे कंट्रोल करना है, एक जवाबदारी की भावना आती है, वो चीजें वहां पे हमारे यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था. लेकिन कोविड आया तो उसमें थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ गया रायगढ़ में. लेकिन ये चीज निश्चित तौर पे आगे जाके डीएमएच में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. दूसरी एक चीज है सर कि अपने यहाँ पे देखते हैं कि डाइवोर्स की जो कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, मतलब पेशेंट्स के इसमें डाइवोर्स का प्रॉब्लम है, तो प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं, लेकिन अपने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल से भरोसा सेल बोल के एक पुलिस डिपार्टमेंट का सेल है जो वहां पे स्थापन किया गया है. उस सेल के अंतर्गत साइकियाट्रिस्ट जो है अपने डिस्ट्रिक्ट डीएमएचपी का साइकियाट्रिस्ट उस भरोसा सेल का मेंबर है. ये भरोसा सेल के अंतर्गत क्या होता है कि कोर्ट में जाने से पहले वहां पे उनको काउंसलिंग होता है. तो हमारे रायगढ़ में लगभग एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन 250 के ऊपर जो केसेस थे हम लोगों ने सॉल्व किए थे कोर्ट में जाने से पहले. मतलब ऐसा नहीं है कि उनका डाइवोर्स हमने रोक दिया, बहुत बार वो लोग एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते थे, तो कोर्ट में जाने से उनको हमने बचाया और बाहर ही हमने सॉल्व किया. तो उसमें भी अहम भूमिका साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपना डीएमएचपी का निभाता है. ये चीज भी अपने को डीएमएचपी में आगे जाके करना है जो प्री मैरिटल इश्यूज है.
बाकी जो चीजें कि डे केयर सेंटर, जैसे कि बहुत सारे कुछ अन्य लोगों ने बोला कि एडमिट ही करना है हमको, उधर ही रखना है, ऐसा मतलब कोई भी हॉस्पिटल में नहीं होगा कि पेशेंट उनको वहां पे होगा। पेशेंट ठीक करके हम घर में भेजेंगे। सर आपने हमारे पेशेंट को ठीक किया, अभी वो हमको तकलीफ नहीं देता है, खुद को भी तकलीफ नहीं करता है, लेकिन दिन भर घर पे पड़ा रहता है और कुछ भी काम नहीं करता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमने डे केयर सेंटर्स बोल के चालू किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद कुछ जगह पे जगह के अभाव से, कुछ लोगों को यहाँ पे स्टाफ के अभाव से, डे केयर सेंटर में हम क्या करते हैं, तो उनको हम रिहेबिलिटेशन के सर्विसेज सिखाते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो आएंगे, वहां पे वो चीजें सीखेंगे और घर पे चले जाएंगे अपने अपने। सो उनका लर्न एंड अर्न जो बोलते हैं ना, उनका अर्निंग का हम कैसे करना है, उनका रोजी रोटी कैसे कमाना है, वो चीजें हम सिखाते हैं। इस चीजों में हम लोग एनजीओ का भी पार्टिसिपेशन लेते हैं और गवर्नमेंट भी हमको सप्लाई कर रही है, मतलब मदद कर रही है। ये सब चीजें गवर्नमेंट में आगे के प्लान में है। और टेलीमाना, जैसे मैंने बोला कि अभी जो औरंगाबाद और ठाणे में हो रहा है, वो पूरे महाराष्ट्र में आगे जाके होगा। तो महाराष्ट्र के हिसाब से, मैं तो बड़ा अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब में, मेरे विजन में ये सब चीजें हैं, तो ये चीजें महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और एक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है अपना 2017 का, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन जरूरी है। 2017 का एक्ट है, अभी अपने यहाँ पे अच्छे से जो स्टेट मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड है या रिव्यू बोर्ड है, अपने डिस्ट्रिक्ट के रिव्यू बोर्ड है, वो भी स्थापन करने का चल रहा है और अच्छे से अभी फंक्शनल हो जाएंगे वो 2-4 महीने में। डेफिनेटली सर, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा डॉक्टर कड़ले जी। और अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं सर। जब तक कि क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप बात जब कर रहे तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में आपने बताया, पहले जो था पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐसे उसको कहा जाता था और पीडब्ल्यूडी था, तो अभी आजकल उसको आरपीडब्ल्यूडी कहा जाता है। तो ये एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, या फिर दोनों में क्या एग्जैक्टली फर्क? सर, सबसे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी था। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब जो पर्सन दिव्यांगता के साथ है, उसका कायदा था 1995 का। अपने यहाँ पे जो रूल, जो गवर्नमेंट के कायदा कानून है, वो हर बार रिवाइज होने चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। तो उसमें ऐसे देखा गया था कि जो कायदा कानून रिवाइज करने की जगह उसमें अमेंडमेंट करने की कुछ स्कोप नहीं था, तो उन्होंने कायदा ही पूरा बदल दिया। पहले इसमें सिर्फ क्या था कि लो विजन, मतलब कान में सुनाई नहीं देता है, आंखों को दिखाई नहीं देता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, और उस टाइम पे भी साइकेट्री की 2 बीमारी उसमें थे, जैसे कि मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन, ये 2 चीजें उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि बहुत सारे डिसेबिलिटीज है जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है और उनको दिव्यांग नहीं बोला गया। उसमें ऑटिज्म आ गया है, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता था। लर्निंग डिसेबिलिटी, उसको भी नहीं मिलता था। बाकी जो चीजें, डॉर्फिज्म, अगर किसी का नाटा है तो वो नाटे आदमी को भी किधर नौकरी नहीं मिलता है, उसको भी एक प्रकार का दिव्यांगता है, डॉर्फिज्म भी उसमें लिया गया है। एसिड अटैक विक्टिम्स जो है अपने यहाँ पे, उनको भी उस 2016 के कायदा में लिया है। तो ऐसे 21 अलग अलग तरह की बीमारियां या फिजिकल कंडीशंस बोल सकते हैं उसको अपन, उसको उसमें इन्वॉल्व किया गया है और उनको हम लोग सर्टिफिकेशन करते हैं। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपने समझाया है। अगर मैं क्वेश्चन पूछते वक्त कुछ भूल गया होगा, अगर आपको कुछ पता ना हो, तो कृपया आपको क्या लगता है कि डीएमएचपी के बारे में लोगों को और किस बारे में जानकारी होनी चाहिए? मुझे मतलब लोगों को यही चीज बतानी है कि बहुत बार क्या हो जाता है कि रिकॉग्निशन जो है, जो गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्टर को या इसको मतलब रिकॉग्निशन मतलब उसकी चीजें नोटिस नहीं होती। जैसे मैंने बोला प्रैक्टो नोटिस हो जाता है, लेकिन ई संजीवनी ओपीडी नहीं होता है। बहुत बार आपने को पता नहीं होता है, रात देर रात अपने घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया, समझो सिंपल सी उदाहरण देता हूँ, पैनिक अटैक आ गया है मेरे घर में किसी को और मैं परेशान हो रहा हूँ। उस टाइम पे रात के 1 बजा 2 बजा और मेरे को मतलब, और दिन के टाइम पे भी बहुत बार घर में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। उस टाइम पे मैं किसको बात करूँ, क्या करूँ, नहीं समझ में आता। उस टाइम पे आप 104 पे फोन कर सकते हो और वहां से उनको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि क्या करना है क्या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सब लोगों ने साइकेट्री के बारे में कि जो भी स्टिग्मा है, मिथ्स है, किसी की साइकेट्री सिर्फ नींद का ही गोली देता है और उससे नींद ही आती है, ये थोड़ा सा खुद को अवेयर करना जरूरी है और ये प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से करना जरूरी है। और ये ऑथेंटिक सोर्सेज जो है, जो एजुकेटेड सोर्सेज जो वो ऑनलाइन यूट्यूब है अपना, मतलब डीएमएचपी एक बहुत अच्छे से ऑथेंटिक सोर्स है। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएमएचपी टीम को एक दिन विजिट को लेके जाना चाहिए। नहीं तो आपके स्कूल जैसे विजिट को जाते हैं तो एक डीएमएचपी टीम या गवर्नमेंट जो प्रोग्राम रन करता है वो बच्चों को भी उनके स्कूल में अंतर्गत अपने को सिखाना जरूरी है। क्योंकि मैंने जैसे बोला कि ये इरेडिकेशन प्रोग्राम नहीं है, ये प्रॉमिसिंग प्रोग्राम है, ये आगे जाके भी रहेगा, ये प्रोग्रेसिंग प्रोग्राम है। क्योंकि जैसे जैसे साइकेट्री की बीमारियां बढ़ रही है
तो उसके साथ साथ उसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी अपने यहाँ पे बढ़ रहे हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो डीएमएचपी बंद नहीं होने वाला है। तो सब स्टूडेंट्स को सबके बारे में, इसके प्रोग्राम के बारे में हम लोगों ने अवेयर करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर। और अब टाइम है जाते जाते विनर्स अनाउंस करने का। आज के हमारे जो सबसे पहले विनर है वो है शीतल चोले नागरे। शीतल नागरे जी, आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। कृपया आप आपका हैंड रेज कीजिए, वीडियो चालू कीजिए। आप कृपया वीडियो चालू कर सकते हैं। आप कृपया आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, और आपको आज का सेशन कैसे लगा, और आज की जो इम्पोर्टेंट सीख थी, कोई भी एक सीख आपको आज के बारे में बताना है। हॅलो सर, गुड इव्हिनिंग. गुड इव्हनिंग सर, मी डायटिशियन आहे हेल्थ डिपार्टमेंटमध्ये, आणि मी डॉक्टर भुसारेन सरांसोबत बऱ्याच दिवसापासून माझा आणि त्यांचा परिचय आहे. आम्ही दोघं जण बऱ्याचदा काही कामानिमित्त इंटरॅक्ट पण केलेलं आहे. अँड आय ऑल्सो इम्प्रेस विथ हिज वर्क. आणि ते जसं काम करतात सगळ्यांना, कारण की वर्किंग प्लेसला सुद्धा तुमची सायकोलॉजी समजून टीम वर्क करणं हे खूप इसेन्शियल असतं. त्या गोष्टींमध्ये भुसारे सर आम्हाला नेहमी हेल्प करतात. आणि आज जी काय त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली होती, बीइंग अ हेल्थ वर्कर, आय टू नॉट अवेअर अबाउट दॅट, बट आज जर मी त्यांना ऐकलं तर मला माझ्या पण माहिती खूप भर पडली. त्याबद्दल मी खरंच सरांचे धन्यवाद मानते. थैंक यू वेरी मच। आज के हमारे दूसरे जो विनर है वो है किरण अडमाने। किरण अडमाने जी, कृपया आप आपका हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको पिन कर सकूं। ओके, मुझे लगता है आप तीसरी बार विनर रह चुके हैं, एम आई राइट? दूसरी या तीसरी बार? अनम्यूट योरसेल्फ। आपका नाम बताइए, मैं तो आपको जान चुका हूँ। अब आप आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं, कहाँ से है, ये बताइए। आज का सेशन आपको कैसे लगा, और आज के सेशन में से कोई भी एक बड़ी सीख जो आपको मिली उसके बारे में बताइए। मेरा नाम किरण अडमाने है। मैं शिरडी में एज ए साइकोलॉजिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ डॉक्टर ओमकार जोशी सर के साथ, जो साइकियाट्रिस्ट है। आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो योजनाएं रहती है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो भी चीजें होती है उसका अवेयरनेस इतना है नहीं लोगों के पास। जैसे कि हम मतलब साइकेट्री में काम करते हैं, लेकिन हमको भी इतना पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। अगर ये आज का प्रोग्राम इतना अच्छा हो गया कि अगर जो भी साइकेट्री में लोग काम करते, अगर उनके साथ अगर ये जाएगा, तो जैसे हमारे क्लिनिक में कोई आता है तो हम बता सकते कि हाँ आप बिल्कुल सिविल हॉस्पिटल में जाओ या उधर जाओ, आपको ट्रीटमेंट मिलेगा। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को लगता है कि नहीं टैबलेट बहुत महंगे हैं, तो बहुत सारे पेशेंट है जो ट्रीटमेंट मिस कर देते हैं। और जैसे ट्रीटमेंट मिस होता है तो बहुत सारे आपको पता है कि इलनेसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि कौन से टैबलेट उधर मिलते हैं या कौन से सर्विस उधर उपलब्ध है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आज मिली। और वो जैसे कि मेमोरी क्लिनिक है या ई संजीवनी भी है, जैसे कि लोगों को ये पता नहीं है ज्यादातर कि हाँ कि फोन करके या ऑनलाइन भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और मुझे आज इतना पता चला है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इतनी सारी सुविधा देती है, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हम पीछे नहीं है, तो मतलब साइकेट्री पीछे नहीं है, साइकेट्री बहुत आगे, खाली जरूरत है अवेयरनेस की, बस। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच किरण फॉर योर अप्रिशिएटिंग वर्ड्स एंड नाइस वर्ड्स अबाउट गवर्नमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। डेफिनेटली, जैसे हमने टाइटल में लिखा था, हमें आपकी फिक्र है। देखिए, मतलब लोगों को भी पता चल रहा है कि लोगों की सरकार को फिक्र है, और डेफिनेटली बहुत अच्छे सारे प्रोग्राम्स सरकार रन कर रही है। और सर, जो किरण सर, आज का हमारा उद्देश्य ही यही था। अब तक हमने डिसीजेस के बारे में बात की थी, विविध टॉपिक के बारे में बात की थी, और हमें लगा था कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में लोगों तक पहुंचना जरूरी है, इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना जरूरी है कि ये जो सर्टिफिकेशन का, जैसे सर ने बोला कि इम्पोर्टेंट इश्यू है, तो ये सर्टिफिकेशन हो या फिर अवेयरनेस के प्रोग्राम हो या फिर वो ये जो काम उन्होंने किया है उनको अप्रिशिएट करना,
उनके बारे में लोगों को पता चलना जरूरी था, इसलिए हमने एक प्रोग्राम किया था और मुझे लगता है इसका उद्देश्य साध्य होता हुआ दिख रहा है। आज के हमारे जो तीसरे विनर है वो है डॉक्टर वंदना कुमार गजानन पाटिल। कृपया आप अगर हो तो हैंड रेज कीजिए, आपका वीडियो चालू कीजिए ताकि मैं आपको ये कर मतलब पिन कर सकूं। वंदना जी, डॉक्टर वंदना पाटिल। ओके, कृपया आप आपके बारे में सॉरी, इज इट वंदन कुमार? यस। ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो कृपया आप आपके बारे में बताइए, आपका नाम, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा और आज के प्रोग्राम से कोई भी एक जो बड़ी सीख आपको मिली उसके बारे में बताइए। सॉरी, आप अनम्यूट कीजिए, आपको खुद को अनम्यूट कीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर वंदन कुमार पाटिल है। सर के साथ हमने काम भी किया है एज अ मेडिकल ऑफिसर। में पीएससी वाशी में था तब सर डिस्ट्रिक्ट में थे भुसारे सर। तो उनका तो मतलब ट्रेनिंग का जो भी है पार्ट वो तो बहुत अच्छी तरह से करते ही है सर का, तो उसके लिए सर को अप्रिसिएशन देना ही जरूरी है। अभी मैं डिस्ट्रिक्ट में एज अ एडीएचओ करके काम कर रहा था और मेरा जो पोस्ट है अभी वो तालुका हेल्थ ऑफिसर तला है। तो अभी हम लोग सीएचओ थ्रू या मेडिकल ऑफिसर थ्रू जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं उसके लिए ये जो अभी अपने सेशन जो हुआ है वो उससे बहुत यूजफुल रहेगा, हेल्प मिलेगा हमें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। यहाँ पे जो भी विनर्स है सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप 9503421124 पे आपका फुल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपका फोटो आप भेजिए ताकि हम आपका गिफ्ट आप तक पहुंचा पाए। और जिनको सर्टिफिकेट चाहिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 8308784422 पे आपका नाम / सर्टिफिकेट लिख के मैसेज भेजिए। इसी के साथ हम प्रोग्राम के एंड में है, जाते जाते हम अमोल सर से जानना चाहेंगे कि आखिरी संदेश आपका क्या होगा। आखिरी संदेश मेरा सिर्फ इतना ही है, जैसे अपना टैगलाइन है, हमें आपकी फिक्र है। गवर्नमेंट को हर बार मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करता है, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, ये सब चीजें कृपया करके आप लोग टालिए और गवर्नमेंट क्या क्या चीजें कर सकता है और क्या क्या कर रहा है उसके लिए आप जानकारी लीजिए और क्या कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर कडले सर ने हमको पूछा कि आपके प्लान क्या है, अगर आपके दिमाग में भी कुछ होगा कि नहीं इस चीज पे गवर्नमेंट में फोकस करके आप लोग कुछ कर सकते हो तो कृपया आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि सच में हमें आपकी फिक्र है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। जाते जाते सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर अमोल सर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। अपने बिजी शेड्यूल में से दिन भर वो काम कर रहे थे, खत्म करके उन्होंने आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए हमें हाँ कहा, इतने इंथुजियास्टिकली उन्होंने बहुत अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन दी। तो सर मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा। उसके बाद में जो भी पार्टिसिपेंट है, आपके बिना ये प्रोग्राम पॉसिबल नहीं था, तो जो भी आज पार्टिसिपेट हुए उन सभी पार्टिसिपेंट को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। स्पेशल धन्यवाद मैं उन पार्टिसिपेंट्स को देना चाहूंगा जो हमारे प्रोग्राम के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। हमारे प्रोग्राम्स जो माइंड केयर मैराथन के सेशन है उसके रिगार्डिंग वो मैसेजेस भेजते हैं, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपकी वजह से मैराथन का फैमिली जो है बढ़ते जा रहा है। जो लोग सब पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया 9503421124 पे आप मैसेज डालिए, माइंड केयर मैराथन / आपका नाम, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में अटैच कर सकता हूँ। टेलीग्राम पे भी आप जुड़िए ताकि आपको डायरेक्टली मैसेज आ जाए। आपको ये सेशंस के बारे में आपको डायरेक्टली आप तक इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी। और थर्सडे को आप मेरा डीपी या फिर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, स्टेटस में आपको उसके बारे में लिंक मिल जाएगी। या फिर 8308784422 ये नंबर हमारा है और माइंड केयर आईडी है, तो उसी तरह से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी लिंक ये अवेलेबल हो सकता है। धन्यवाद कहना चाहूंगा उन पार्टिसिपेंट्स को। आज बहुत टफ कंपटीशन थी, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर दिए थे। ये बहुत बढ़िया और तगड़ा कंपटीशन था, बहुत मुश्किल था विनर्स को निकालना, लेकिन हमारे जो
ये है कि फास्टेस्ट आंसर फर्स्ट, तो वो उनको हम विनर कहलाते हैं। तो डेफिनेटली उन सभी पार्टिसिपेंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा उन पार्टिसिपेंट को जिन्होंने आज विनर रह चुके हैं। इसी के साथ में आज हम विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे अगले मंगलवार को एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड नाइट, सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्यूसडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।